उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 121-130 काम उठे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था और शायद ये दर्दनाक होगा। लेकिन इस समय मैं केवल मुस्कुराहट के साथ सहमत हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा। विकास भाई हंसे और उनके बगल में लैंडलाइन फोन बज उठा। उन्होंने कॉल का जवाब दिया और लापरवाही से कहा, अरे क्या हुआ? बॉस, वह लड़का दरवाजे पर है, क्या आप उसे अंदर आने देना चाहते हैं? विकास भाई ने व्यंग्य किया, क्या बकवास है, पहले उसे मार डालो, फिर उसे तब तक घसीटो जब तक वह आधा मर न जाए। हाँ, वोलोंग विला के प्रवेश द्वार पर ध्रुव ने अपने मुंह में एक सिगरेट पकड़ी और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? मेरे पास उसका इंतजार करने के लिए इतना समय नहीं है। दरवाजे पर काले कपड़े पहने दो अंगरक्षकों ने व्यंग्य किया और अचानक ध्रुव को मुक्का मारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे बॉस को ढूंढ रहे हो? बॉस ने कहा था कि वह पहले तुम्हें आधा मार डालेगा। शब्द पलक झपकते ही मुट्ठियों के साथ निकल आए और अधिकांश लोग कभी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अपने सिर से दोनों मुट्ठियों को चकमा दिया और जोर से लात मारी, सीधे दोनों छाती पर लगी। दोनों अंगरक्षकों ने चीख तक नहीं निकाली, वे तोप के गोले की तरह दरवाजे से टकराए, मुंह भर खून थूका और बेहोश हो गए। ध्रुव ने अपनी गर्दन मरोड़ी, लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तथाकथित वोलोंग विला वास्तव में सिर्फ एक बड़ा विला है। ध्रुव ने लात मारकर दरवाजा खोला और आंगन में चला गया। उसने तुरंत कदमों की गड़गड़ाहट सुनी। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि वहां काफी लोग थे। इसके बारे में सोच रहा था, अचानक उसके सामने विला की दूसरी मंजिल की खिड़की खुली, जिसमें एक गोल गंजा सिर दिखाई दिया जो चर्बी से भरा हुआ था। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शांत भाव से कहा, क्या तुम टाइगर किंग हो? विकास भाई ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह मेरा नाम है जो तुम जैसे कमीने के लायक हो? तुम एक होशियार आदमी हो, तुम यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें आज अपनी औरत को धमकाने के परिणाम बताऊंगा। नताशा का चेहरा उसके बगल में प्रकट हुआ। नताशा ने नीचे ध्रुव को घूरा और घृणा से चिल्लाया, तुम कमीने, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो आज तुम्हारे पैर और हाथ अक्षम हो जाएंगे। ध्रुव ने कंधे उचकाए और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बाद में मुझसे जाने देने के लिए विनती करने के बारे में सोचो। मूल रूप से यह मामला यहीं समाप्त हो गया है। तुम मुझे मौत की मांग करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम अभी भी इतने जिद्दी होने की हिम्मत करते हो? ये ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का इलाका है और तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चलो, उसे मार डालो। गुंडों का एक समूह दहाड़ता हुआ ध्रुव की ओर दौड़ा। ध्रुव ने अपनी गर्दन मरोड़ ली, घृणा से सूंघकर रास्ते से हट गया और अचानक भीड़ में एक प्रतिबिंब की तरह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में नताशा, जिसके चेहरे पर दूसरी मंजिल पर एक व्यंग्यात्मक भाव था, ने धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति को ठोस किया। 105 स्वीकारोक्ति। उसने अविश्वास में नीचे वाले आदमी को देखा, जैसे कि ये दृश्य केवल फिल्मों में ही होता है। हालांकि यह इस समय उसकी आंखों के सामने बहुत सजीव रूप से प्रदर्शित हुआ था। नताशा ने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वास्तविक जीवन में कोई वास्तव में दर्जनों या सैकड़ों से लड़ सकता है। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि हिंसक होने का क्या मतलब है और कुशल होने का क्या मतलब है। चाकू और लाठियां लिए हुए गुंडे ध्रुव के सामने बेजुका लग रहे थे। ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर चिकनाई की एक परत लगी हुई है जो चाकू और डंडे के गिरते ही चमक उठती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था और उसकी हरकतें सहज और प्रवाहमय थी, जैसे कलम और स्याही की धार। एक के बाद एक बदमाश गिरे, उनके शरीर पूरे यार्ड में गेंदों की तरह बिखर गए। ध्रुव द्वारा लात मारे जाने और इधर उधर उड़ने के कारण ध्रुव ने अपनी मर्जी से किसी को थप्पड़ मारा और लात मारी और कोई तुरंत उड़ गया। एक के बाद एक आकृतियां हाथ पैर कटकर जमीन पर गिरी और चीखें लगातार जारी रहीं। नताशा ने एक सांस ली, नीचे ध्रुव को देखा और अंत में कांप उठी। भाई, यह आदमी लड़ाई में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? विकास भाई भी डर गए थे। वे इतने सालों से बाहरी दुनिया में थे और अनगिनत लोगों को काट काट कर मार चुके थे। उनके हाथों में भी बहुत सारी जानें थीं। उन्हें एक निर्दयी व्यक्ति माना जाता था। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने इतना सक्षम व्यक्ति देखा था और वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। ध्रुव ने रुककर चारों ओर देखा। उसके चारों ओर जमीन पर लोग लेटे हुए थे और लोगों का एक समूह रो रहा था। ध्रुव ने सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाला, धीरे से जलाया और एक कश लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और ऊपर के दो लोगों को देखकर मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है, खुद नीचे आओ या मेरे ऊपर आने का इंतजार करो। एक वाक्य में नताशा और विकास भाई कांप उठे। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान उनकी आंखों में बहुत गहरी और भयानक लग रही थी। विकास भाई ने मुश्किल से निगला और ध्रुव से क्रूरता से कहा, क्या तुम थोड़ा लड़ना नहीं जानते? अगर हिम्मत है तो बस ऊपर आओ। ठीक है, मेरे उठने तक रुको। ध्रुव ने अपने जूतों के तलवों को रगड़ा और अकड़ते हुए विला में चला गया। ये देखकर कि ध्रुव वास्तव में ऊपर आने वाला था, नताशा इतना चिंतित था कि वह लगभग रो पड़ा। उसने विकास भाई की बांह को गले लगाया और रोते हुए कहा, भाई, तुमने इस आदमी को ऊपर क्यों आने दिया? यह आदमी लड़ने में बहुत अच्छा है। हम दोनों बिल्कुल भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। विकास भाई ने एक क्रूर भाव दिखाया, हौंकते हुए और दहाड़ते हुए, मैं इतने सालों से समाज में हूं और यह पहली बार है जब मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो मेरे घर में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता है। अगर वह उसे हरा सकता है तो मैं अभी भी उससे निपट सकता हूं। तुम पहले मेरे साथ अंदर आओ। नताशा को खींचकर बेडरूम में छिपाते हुए विकास भाई ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा बढ़िया स्टील से बना हुआ था। विकास भाई, जो कई सालों से यहाँ हैं, न केवल बेहद साहसी हैं बल्कि काम करने में बेहद सतर्क भी हैं। उन्हें मौत से खास तौर पर डर लगता है, इसलिए उन्होंने अपने बेडरूम के दरवाजे और खिड़कियों दोनों को मजबूत कर दिया है। दरवाजा खास तौर पर बढ़िया स्टील से बना है और बिना चाबी के अंदर जाना नामुमकिन है। विकास भाई दरवाजे पर छिपे हुए थे और भारी सांस ले रहे थे। उन्होंने अपना ठंडा पसीना पोंछा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह बच्चा वाकई नहीं जानता कि वह जिएगा या मरेगा। मैंने अभी बॉस को फोन किया और उसे लोगों को मजबूती के लिए भेजने के लिए कहा। चलो उनके आने का इंतजार करते हैं। कोई बात नहीं, हम समय आने पर उसे काट डालेंगे। हम इस तरह के व्यक्ति को नहीं रख पाएंगे। विकास भाई के मन में अभी भी डर बना हुआ है। आखिर ध्रुव बहुत भयानक है। वह इतनी अच्छी तरह से लड़ सकता है। वह कितना मजबूत होगा। नताशा ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। दोनों बिस्तर पर लौट आए और विकास भाई फिर से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने नताशा को अपनी बाहों में लिया, इत्मीनान से सिगार जलाया, एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिय, सब ठीक है। इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आ सकता। नताशा ने राहत की सांस ली, विकास भाई की बाहों में सिमट गई और प्यार से बोली, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो दूसरों को डराने में समय बर्बाद होता। विकास भाई ने हंसते हुए नताशा के मोटे स्तनों पर अपना बड़ा हाथ फैलाया। जोर से रगड़ने के बाद नताशा बड़बड़ाई, उसके पैर सुन्न हो गए और उसका पूरा शरीर उत्तेजित हो गया।
वह पानी के सांप की तरह राजा बाग से लिपट गई। उसकी आंखें आकर्षक और धुंधली थीं। उसने अपनी जीभ काट ली और कहा, भैया मैं फिर से सोच रही हूँ, आओ और मुझे मार दो टिल्डर। विकास भाई की आंखें लाल हो गईं। तुम छोटी रंडी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा अभी तक पेट नहीं भरा है। मैं आज तुम्हें खिलाने जा रहा हूँ। एक काप घूम गया और विकास भाई पलट गए और सीधे नताशा के शरीर पर आ गए। बस जब दोनों आनंद लेने वाले थे तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे दरवाजा खोलो, तुम डरपोक होने का नाटक क्यों कर रहे हो? विकास भाई जोर से हंसे और बोले, बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफी से तुम्हारे ऊपर आने का इंतजार करूंगा? तुमने चारा खा लिया और तुम तुरंत मर जाओगे। ध्रुव ने असहाय होकर बाहर कंधे उचकाए। अब तुम दरवाजा खोलो, घुटनों के बल बैठो और अपनी गलती स्वीकार करो और मैं तुम्हें एक पूरा शरीर छोड़ दूंगा। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो जब मैं बाद में अंदर जाऊंगा तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम पागते हो, मैं इसे नहीं खोलूंगा। ध्रुव ने अपने हाथों को रगड़ा और एक सांस छोड़ी और बुरी तरह से मुस्कुराया, तो मुझे दोष मत देना और बाद में मुझसे भीख मत मांगना। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया अंदर आओ और बात करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे बढ़िया स्टील से बने सुरक्षा दरवाजे पर पटक दिया। धमाका, दीवार हिलती हुई लग रही थी और बढ़िया स्टील से बने दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया। अंदर विकास भाई और नताशा ने शोर सुना और डर के मारे चीख पड़े। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ध्रुव ने उन्हें फिर से बिजली की तरह जोर से लात मारी। धमाका, दरवाजा लात मारकर गिराया गया। ये सुरक्षित स्टील का दरवाजा जिसे बम से भी नहीं खोला जा सकता था, ध्रुव ने हिंसक तरीके से तोड़ दिया। धूल उड़ रही थी और नताशा और विकास भाई, जो बेडरूम में शांति वार्ता की तैयारी कर रहे थे, स्तब्ध रह गए। विकास भाई, जो अभी अभी सीधे खड़े हुए थे, एक पल में गिर पड़े और वे डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने ध्रुव की ओर देखा जो डर के मारे अंदर आया। नताशा इतनी डरी हुई थी कि रजाई पकड़े हुए वह बुरी तरह कांप रही थी। विकास भाई ने गेट की ओर देखा, गहरी सांस ली, ध्रुव की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी, तुम एक इंसान नहीं हो और तुम्हारा पूरा परिवार इंसान नहीं है। विकास भाई इतने डर गए कि वे रो पड़े। लगभग गेंद की तरह दिखने वाले दरवाजे को देखते हुए उसने उदास चेहरे से कहा, यह कैसे संभव है? मैंने इस स्टील के दरवाजे पर 5 लाख से ज्यादा युआन खर्च किए हैं और एक बम भी इसे नहीं खोल सकता। तुम क्यों? ध्रुव मुस्कुराया, शायद तुम्हारा प्रोजेक्ट घटिया प्रोजेक्ट है। ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, ड्रामा यही है। तुम दोनों इस मामले से कैसे निपटोगे? रजाई के नीचे नताशा को देखते हुए ध्रुव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगर 3 सेकंड के भीतर तुम्हारा सिर और हाथ नहीं खुले तो मैं पहले उसे मार डालूंगा। नताशा इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से अपना सिर और हाथ दिखाए और ध्रुव को डरावने अंदाज में देखा, लगभग डर से रोते हुए, ध्रुव, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम पहले बहुत घमंडी और पागल नहीं थे? वह ऊर्जा कहाँ चली गई? नताशा डर से कांप उठी, उसका चेहरा अफसोस से भरा हुआ था। मैं गलत थी, मैंने दूसरों को नीचा देखा, मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए। ध्रुव, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जो चाहो कर सकती हूँ, ठीक है? ध्रुव ने उसे देखा और अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने जमीन पर पड़े विकास भाई को देखा, अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, क्या तुम अभी गंजे और घमंडी नहीं थे? तुम इतने डरे हुए थे कि तुम अपने जर्जर बेडरूम में छिप गए थे। ये वाकई शर्मनाक है। विकास भाई ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से सहमति जताई, हाँ हाँ। अगले ही पल वह अचानक अपने पीछे तकिए के नीचे पहुंच गया, अपने हाथ से एक पिस्तौल निकाली और उसे सीधे ध्रुव पर तान दिया। अध्याय 106 राजा बाघ को मारना। विकास भाई ने क्रूर चेहरे के साथ दहाड़ लगाई, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, है ना? अपने हाथ ऊपर करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। ध्रुव के चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं था। उसने विकास भाई की ओर गहरी आंखों से देखा। बंदूक नीचे रखो, मुझे तानना पसंद नहीं है। विकास भाई ने सुरक्षा खोली और क्लिक के साथ बंदूक लोड कर ली। उन्होंने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है और तुम इस समय भी अच्छा दिखने का दिखावा कर रहे हो। मैं तुम्हारा एक मर्द के तौर पर सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम आज मर जाओगे। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। मैंने कहा, मुझे बंदूक तानना पसंद नहीं है। अपनी बंदूक नीचे रखो। अगर आज मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अगर तुमने 3 सेकंड के अंदर बंदूक नीचे नहीं रखी तो मेरे पास तुम्हें नर्क में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे नर्क में भेजो, तुम में अभी तक इतनी क्षमता नहीं है। मैं इतने लंबे समय से ब्लैक गोल्ड सोसाइटी में हूँ, मैंने कोई बड़ा तूफान क्यों नहीं देखा? ध्रुव का दिल दहल गया और उसने संकोच से पूछा, क्या आपकी ब्लैक गोल्ड सोसाइटी में कोई ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों में जियांग ग्रुप की अध्यक्ष मीरा का अपहरण करने की तैयारी कर रहा है? विकास भाई ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। इसके अलावा अगर मुझे पता है तो मैं आपको क्यों बताऊं? वह नताशा की तरफ देखने लगा। नताशा ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब अभी अभी बंदूक निकाली गई तो वह इतनी डर गई कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह चेहरे पर खौफ के भाव के साथ बिस्तर पर गिर गई। विकास भाई ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि किसी को मारना कैसा होता है। तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, है ना? नताशा का पूरा शरीर कांप उठा, उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, सचमुच किसी को मारना चाहते हो? तुम बस उसे सबक सिखाओ और उसके पैर तोड़ दो। किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है ना? विकास भाई ने गुस्से से कहा, क्यों, डर रही हो? नताशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, भाई, मुझे डर लग रहा है। मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला सच में किसी की जान ले लेगा। किसी की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें जेल हो जाएगी। भाई, प्लीज उसे मत मारना, मुझे सच में डर लग रहा है। विकास भाई ने अपने हाथ में बंदूक लेकर खेलते हुए नताशा के चेहरे को छुआ और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, वो इंस्पेक्टर यहाँ नहीं मिल सकते। इसके अलावा हम गैंगस्टरों में से कौन है जिसके हाथ में कुछ जाने नहीं है? डार्लिंग, तुमने मुझे तुम्हारे लिए ऐसा करने के लिए नहीं कहा। क्या तुम अपना गुस्सा निकाल रहे हो? मैं आज तुम्हारे लिए सब कुछ निकाल दूंगा। ऊपर से तो विकास भाई नताशा की तरफ से अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन असल में उनके दिल में भी छोटे छोटे ख्याल थे। जब तक ध्रुव मारा जाता है तब तक नताशा वाकई उनके साथ रस्सी पर बंधी टिड्डी बन जाएगी। उन्हें भविष्य में नताशा के किसी और आदमी के साथ भाग जाने की चिंता नहीं है और वे नताशा की मुट्ठी थामे रहने के बराबर हैं। जब समय आएगा तो वे नताशा को जैसे चाहें धमका सकते हैं। स्वाभाविक रूप से नताशा ने भी इस पहलू के बारे में सोचा होगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से वह नहीं चाहती थी कि विकास भाई ध्रुव को मारें, वह ये थी कि वह वाकई किसी को मारने से डरती थी। जब वह नई नई छात्रा थी तो उसने ऐसा नजारा पहले कैसे देखा था? अगर कोई संघर्ष होता है तो क्या कार्रवाई करना काफी नहीं होगा? आप लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? वह वास्तव में समझ नहीं पाए। इस समय वह एक तरफ सिमटकर चुपचाप रो रही थी। वह विकास भाई की बातों का खंडन करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ध्रुव ये सब देख रहा था और बिना कुछ बोले चुप रहा।
लेकिन नताशा को इस समय यह नहीं पता था कि यह सब कुछ उसके लिए बहुत बड़ा है। इस समय उसने जो कुछ कहा उससे उसकी जान बच गई। ध्रुव ने हाथ हिलाया, विकास भाई की ओर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अगर तुम गोली चलाना चाहते हो तो चलाओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। विकास भाई का दिल धक से रह गया और उनके दिल में डर का भाव आ गया। ध्रुव का आत्मविश्वास कहाँ था? वह जीवन और मृत्यु के सामने इतना शांत कैसे रह सकता था? विकास भाई ने निगल लिया, उसकी आंखें अचानक भयावह और डरावनी हो गईं और वह कर्कश स्वर में दहाड़ते हुए बोला, तुमने यही मांगा था, जाओ भाड़ में। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत ट्रिगर खींच लिया। धमाका, थूथन से बैंगनी रंग की गोलियों की एक धारा फूट पड़ी और एक गोली हवा को जलाती हुई तुरंत बाहर निकल गई। ध्रुव इस समय आगे बढ़ा और उसकी गति लगभग उस सीमा को पार कर गई जिसे मानव शरीर पहचान सकता है। लगभग 1 सेकंड में, नहीं 1 मिलीसेकंड, 0.001 सेकंड में ध्रुव का शरीर चमक उठा। गोली से भी तेज। विकास भाई को केवल एक छवि दिखाई दे रही थी जो सीटी बजती हवा की आवाज के साथ दूर जा रही थी और अगले ही पल ध्रुव का चेहरा उसके सामने था। भाड़ में जाओ। जैसे ही विकास भाई कुछ कहने वाले थे, विकास भाई के कानों में मृत्यु के देवता जैसी धीमी कराह सुनाई दी। ध्रुव के बड़े हाथ ने उनकी आंखों। विकास भाई का शरीर अचानक अकड़ गया और कुछ सेकंड बाद एक धमाके के साथ लाश सीधी नीचे गिर गई। नताशा ने जमीन पर बाघ राजा को देखा और एक उन्मादी चीख निकाली। जमीन पर बाघ राजा का कोई चेहरा नहीं था, हाँ, बस बिना चेहरे के जो मूल रूप से एक चेहरा था वह एक कटी हुई हड्डी बन गया है। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी कटिंग मशीन से काटा गया हो, चीरा चिकना और सपाट था और यह बेहद भेदक लग रहा था। नताशा ने ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। चीखने के बाद डर के कारण उसका गला चुप हो गया। शर्मिंदगी से जमीन पर बैठी उसने ध्रुव को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा पीला था और खून का कोई निशान नहीं था। वह रोई, घुटी हुई और कांप रही थी। कृपया, कृपया मुझे छोड़ दें, कृपया। ध्रुव की आंखों में अंधेरा था और खून की प्यासी रोशनी की एक लकीर चमक उठी और उसने नताशा से धीरे से कहा, तुमने मुझे किसी को मारते देखा, तुम्हें क्या करना चाहिए? नताशा ने उसका सिर पकड़ लिया और आंसू गिरते रहे। मैं कसम खाता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पूरे परिवार को एक कार ने टक्कर मार दी और मारा गया तो मैं आपसे विनती करता हूं। ध्रुव की आंखें अभी भी उदास थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, आपने पहले कहा था कि आप मेरे माता पिता और बहन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या ये सच है? नताशा कांप उठी, उसने अपनी हथेली उठाई और अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ध्रुव की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर में ध्रुव इस समय मौत का देवता बन चुका था। ध्रुव चुप था और एक पल के बाद उसने अपनी जेब से एक हल्के नीले रंग की गोली निकाली, नताशा की ओर फेंकी और ठंडे स्वर में कहा, इसे खा लो और मैं महीने में एक बार मारक दवा लूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि मेरे पास ही मारक दवा है। अगर तुमने कोई गलत विचार रखने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। बिना सोचे समझे नताशा ने गोली उठाई और उसके मुंह में डाल दी, पानी के साथ निगल लिया और ध्रुव को देखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मास्टर, मैंने इसे खा लिया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए नताशा ने अपना शीर्षक भी बदल दिया। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और हाथ हिलाया, ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि आज इस मामले पर क्या कहना है? नताशा की आंखें लाल थीं और उसने कहा, मुझे पता है, मुझे पता है, वे एक दूसरे को मार रहे हैं। जब तक तुम्हें पता है, यहाँ से चले जाओ। नताशा ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और आज्ञाकारी ढंग से दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह अचानक रुक गई। ध्रुव की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, क्या हुआ? नताशा का चेहरा अभी भी आंसुओं से सना हुआ था, लेकिन इस समय उसने वास्तव में एक चिकोटी भरी नजर से कहा, मास्टर, आज की अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपकी सेवा करने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नताशा ने उसका कोट उतार दिया और उसके कंधे की पट्टियां खोल दी। सफेद जेट जैसी वस्तुओं की एक जोड़ी बाहर कूद गई और ध्रुव की आंखों के सामने सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ध्रुव ने मुश्किल से निगला, नताशा बहुत सुंदर थी और आकर्षक स्वभाव की थी। इसके अलावा उसका एक शानदार फिगर है, एक पतली कमर और उसके 2 पतले पैरों पर घुटने तक की काली मोजा की एक जोड़ी। शायद ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए मैंने इसे अभी तक नहीं उतारा है। इस तरह की नजर ने तुरंत ध्रुव की सांस को गर्म कर दिया। वह भी एक आदमी था, एक बहुत ही सामान्य आदमी। सुंदर चीजों का सामना करने पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी। नताशा के व्यवहार से उसका गला सूख गया। नताशा ने अपने लंबे बालों को झटकने के लिए अपना जैद हाथ उठाया और ध्रुव के पास चली गई। उसने अपनी आंखों में शर्मीली नजर से ध्रुव को देखा और फिर उसकी आंखें हिल गईं और उसने शर्म को सहन किया और धीरे से नीचे बैठ गई। अध्याय 107। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस नताशा के प्रदर्शन को देख रहा था। नताशा घुटनों के बल बैठ गई, अपनी पलकें उठाई और ध्रुव को आकर्षक रूप से देखा, अपने पतले लाल होठों को काटते हुए कहा, मास्टर, क्या आप चाहते हैं? ध्रुव के चेहरे पर मनोरंजन का भाव था और नताशा उसकी आंखों में भावना का अनुमान नहीं लगा सकी। नताशा का छोटा हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे धीरे ध्रुव की कमरबंद को छुआ। नताशा ने उसके सामने की चीजों में बदलाव देखा, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह वास्तव में एक पल के लिए चुपके से हौंफने लगी और खुद को रोक नहीं पाए और एक घूंट निगल लिया। इस राजा बाघ और ध्रुव के बीच तुलना धरती और स्वर्ग दोनों में ही अच्छी है। उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ध्रुव वाकई डरावना था। उसने कई बॉयफ्रेंड्स को डेट किया था और कई से मिली भी थी, लेकिन उनमें से कोई भी ध्रुव की बराबरी नहीं कर सकता था। कांपते हुए छोटे हाथों से उसने धीरे से ध्रुव की बेल्ट खोली। उसका गला बहुत सूख गया था और वह अपने होंठ चाट रही थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी। कई असफल प्रयासों के बाद वास्तव में उसके चेहरे पर कुछ सुगंधित पसीना था। ध्रुव चुप रहा और नताशा को देखता रहा जो उसके सामने खेल खेल में बैठी थी। नताशा को उससे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, अपना सिर थोड़ा नीचे किया और शर्म से कहा, मास्टर, आप मेरी तरफ क्यों देखते रहते हैं? नताशा बेवकूफ औरत नहीं है और जानती है कि कब अपना आकर्षण दिखाना है। बोलते हुए उसने अपने सामने की खाई को दबाया और फिर उसकी आंखें हिल गईं और उसने अर्धचंद्राकार मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा। मास्टर, क्या आपको ये पसंद है? ध्रुव ने सिर हिलाया, मुझे ये पसंद है। नताशा खुश और थोड़ा गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन आप किस तरह के आदमी हैं कि आप इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते? वह ध्रुव से कम डरी हुई थी और थोड़ा आत्मविश्वास हासिल कर रही थी। उसने गुनगुनाते हुए कहा, आप इतने उदासीन क्यों हैं? यदि आप इतने उदासीन बने रहे तो मैं आपको इसे देखने या छूने नहीं दूंगी। ध्रुव के मुंह के कोने पर अचानक एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और उसके बड़े हाथ ने सीधे नताशा के टिल्डे टिल्डे को ढक दिया। नताशा दर्द में थी और कराहने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने दर्द में भौहें सिकुड़ी और कहा, मास्टर, आप इतने असभ्य क्यों हैं? आपको मेरे लिए तरस क्यों नहीं आता? ध्रुव ने रुककर उसे जोर से रगड़ा, उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था।
तुम बस मेरी सेवा कर रही हो। मेरी नज़र में तुम एक औजार से अलग नहीं हो। मुझसे कोई शर्त मत लो, बस वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँ। नताशा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और ध्रुव की आभा से वह डर गया। ध्रुव ने अचानक अपने मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान बिखेरी, 2 उंगलियां फैलाई और नताशा की ठुड्डी को सीधे दबा दिया। नताशा की ठुड्डी को उठाते हुए ध्रुव उसके चेहरे के करीब आया और एक एक शब्द बोला, मुझसे शर्तें मत पूछो, तुम अभी इसके लायक नहीं हो, समझी। एक शक्तिशाली और दमनकारी आभा ने तुरंत नताशा को घेर लिया। नताशा का पहले से लाल चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपना सिर नीचे किया और कांप उठी। मुझे पता है मास्टर। ध्रुव के चेहरे पर उदासीनता देखकर उसने अपने होंठ काटे और संकोच से पूछा, मास्टर, तो फिर भी आपको अभी भी मेरी सेवा की जरूरत है। आप जो चाहें कर सकते हैं। ध्रुव ने नताशा के मोटे कपड़ों को कुछ देर तक देखा। आज मेरे पास समय नहीं है। तुम बहुत गंदे हो, पहले इसे अच्छे से धो लो। इतना कहकर ध्रुव पलटा और बाहर चला गया। नताशा कमरे में स्तब्ध रह गई, उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया। ध्रुव की पीठ को देखते हुए उसे अचानक थोड़ा अकेला और उदास महसूस हुआ। मैं क्या वाकई एक आदमी ने गंदी मानी? उसे स्कूल में सबसे सुंदर माना जाता था और मुझे नहीं पता कि कितने लड़के उसके साथ सोना चाहते थे। उसे आइस ब्यूटी का खिताब भी मिला है, लेकिन आज दूसरे उसे नीची नज़र से देखते थे। नताशा का दिल कड़वाहट से भरा था और वह अभी भी थोड़ा निराश था जब उसने देखा कि ध्रुव वास्तव में चला गया था। लेकिन भविष्य में फिर से मिलने के विचार ने उसे बेहतर महसूस कराया। आंखें घुमाते हुए उसने आज दिया के बारे में सोचा। पता चला कि स्कूल में नए छात्रों में लंगड़ी लड़की दिया का वास्तव में इतना मजबूत भाई है। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे सिल्विया के साथ अच्छे संबंध रखने थे, क्योंकि वह वैसे भी बगल के पेशेवर वर्ग में था। ये सोचकर नताशा का दिल उम्मीद से भर गया। ध्रुव ने कुछ देर नीचे इंतजार किया, लेकिन फिर भी ब्लैक गोल्ड सोसाइटी से वह सुदृढ़ीकरण नहीं मिला जिसके बारे में विकास भाई ने कहा था। ऐसा लग रहा था कि वे शायद शेखी बघार रहे थे। आखिरकार वह अकेला था। उस समय विकास भाई सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे लोग उनसे निपट नहीं सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी और को ढूंढना असंभव था। लेकिन ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के मामले अभी खत्म नहीं हुए थे। आज उन्हें पता लगाना होगा कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी मीरा की हत्या क्यों करना चाहती थी। मैंने रवि वर्मा को फोन किया और उन्हें यहाँ वोलोन विला में आकर शवों को ठिकाने लगाने के लिए कहा। यह पता लगाने के बाद कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का मुख्यालय डायनेस्टी नाइट क्लब में था, ध्रुव ने सड़क किनारे सिगरेट पीना समाप्त कर दिया। जैसे ही मैं डायनेस्टी नाइट क्लब के लिए टैक्सी लेने वाला था, फोन की घंटी बजी। उसने फोन स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कॉल का जवाब दिया, अरे हनी, तुम अपने पति को क्यों बुला रही हो? दूसरी तरफ मीरा अपने ऑफिस में बैठी थी। ये शब्द सुनते ही उसके पूरे शरीर में अचानक रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम ज्यादा गंभीर हो सकते हो? मैं गंभीर क्यों नहीं हो रही हूँ? मुझे तुम्हें बेबी कहने में क्या दिक्कत है? इसके अलावा तुम मुझसे पहले भी एक शर्त हार चुके हो। मीरा के सिर पर एक काली लकीर थी। वह जानती थी कि इस आदमी से बहस करना बेकार है, इसलिए उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम अभी कहाँ हो? क्या हुआ? तुरंत जियान के समूह में आओ, मैं कार्यालय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है अच्छी पत्नी। अचानक फोन काट दिया गया। ध्रुव असहाय होकर मुस्कुराया, टैक्सी ली और जियान समूह की ओर भागा। जियान समूह में मीरा अपने डेस्क पर बैठी है, पेन होल्डर चबा रही है, उसके बाल काले बालों के साथ बह रहे हैं, एक सफेद आकस्मिक सूट पहने हुए है। वह एक आदर्श प्रोफाइल के साथ खिड़की के सामने बैठी है, जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देख रही है। उदासी की एक झलक। जल्द ही कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने शांति से कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और ध्रुव मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। मीरा ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव सीधे चला गया, मीरा की मेज पर चाय का प्याला उठाया और एक ही घूंट में सारी चाय पी गया। पीने के बाद उसने अपना मुंह पोंछा और कहा, ये किस तरह की चाय है? इसका स्वाद अच्छा नहीं है। मीरा के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो गई। ध्रुव, क्या मैं तुम्हें अपना पानी का प्याला इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ? क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी निजी वस्तु हूँ? ध्रुव ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, पानी पीने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। तुम। मीरा सचमुच पागल हो रही थी। उसने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। ये कहना चाहिए कि पिछले 20 सालों में वह जितनी बार गुस्सा हुई थी, उतनी इन दिनों ध्रुव के साथ रहने के दौरान नहीं हुई। गुस्सा मत करो प्रिय, अगर औरतें हमेशा गुस्से में रहेंगी तो वे बदसूरत हो जाएंगी। चुप रहो। मीरा का दिल आग की लपटों में भर गया। उसने मेज थपथपाई और उत्तेजना में खड़ी हो गई। ध्रुव, तुम क्यों चाहते हो कि बूढ़ा आदमी मुझे मजबूर करे? मैंने उससे तुम्हें मजबूर करने के लिए क्या कहा? तुमने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। ध्रुव ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे मजबूर किया जा सकता है? मैंने अभी उससे यह बात कही है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। मीरा ने अपने होंठ काटे और अगले ही पल वह असहाय होकर ऑफिस की कुर्सी पर गिर पड़ी, अपना माथा रगड़ते हुए और असहाय होकर बोली, मैं वास्तव में एक आदमी के साथ रहना स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे मायोसोफोबिया है। कोई बात नहीं, मुझे ये नापसंद नहीं है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और अचानक गंभीरता से कहा, प्रिय, मैं वास्तव में आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपके जियान परिवार में बुरे लोग हैं। मीरा के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कसम खाती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मुझ पर बिजली गिर जाएगी। मीरा दंग रह गई। ध्रुव के हाव भाव को देखकर जो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। उसने अपने होंठ काटे और आखिरकार एक पल की चुप्पी के बाद सिर हिला दिया। तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मेरे विला में कई खाली कमरे हैं, तुम बस रहने के लिए एक कमरा ढूंढ सकते हो। ध्रुव मुस्कुराया, कोई बात नहीं। मीरा ने आह भरी और दुखी महसूस करते हुए ध्रुव को देखा। इस आदमी के आने के बाद उसकी जिंदगी क्यों अस्त व्यस्त हो गई? अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए मीरा ने शांति से कहा, क्या वहाँ कुछ चल रहा है? मेरा काम अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। मीरा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आओ। कोई समस्या नहीं। दोनों नीचे गए और मीरा की बेंटले में बैठ गए। इस बार मीरा ने ध्रुव को ड्राइव नहीं करने दिया और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। कार शहर से गुजरी और जल्द ही एक जगह पर आ गई। अध्याय 108 तलवारबाजी। ध्रुव ने अपने सामने की शानदार इमारत को देखा और कहा, प्रिय, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या ये सिर्फ एक जिम नहीं है? मीरा ने शांति से कहा, हाँ ये जिम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कसरत कर रहे हो। मीरा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, मेरे साथ थोड़ी देर अभ्यास करने के लिए आओ। उसके बाद मीरा अकेली ही जिम चली गई। ध्रुव ने कंधे उचकाए और मीरा के साथ चलने लगा। ध्रुव को इस जिम में प्रवेश करते ही आश्चर्य हुआ। अगर इस जगह को जिम नहीं कहा जाता तो उसे लगता कि यह कोई बेहतरीन होटल है। हर जगह शानदार सजावट है। पहली और दूसरी मंजिल पर मनोरंजन के लिए समर्पित स्थान है और तीसरी और चौथी मंजिल पर जिम है। जब वह और मीरा तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा, प्रिय, आप आमतौर पर यहाँ क्या अभ्यास करते हैं? मीरा ने शांति से कहा, दौड़ना, तैरना, योग। ध्रुव ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं इन चीजों का अभ्यास नहीं करती। मीरा ने ध्रुव को देखा और भौहें सिकोड़ ली, बस मेरे साथ अभ्यास करो।
क्या अभ्यास कर रहे हो? तलवारबाजी? क्या? ध्रुव के मुंह का कोना फड़क उठा और उसने मीरा को घूरते हुए अचानक महसूस किया, मुझे पता है, तुम यहाँ फिट रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हो, तुम यहाँ अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए हो। जियान मुंह वान ने मीठी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसने सभी को चौंका दिया। हाँ तो क्या? ध्रुव का चेहरा उदास था, मैं तलवारबाजी नहीं कर सकता, क्या तुम कर सकते हो? मीरा ने चलते हुए कहा, मैं लॉन्ग हाई की 2 बार की महिला शौकिया तलवारबाजी प्रतियोगिता की चैंपियन हूँ। मैंने एक बार राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता में लॉन्ग हाई का प्रतिनिधित्व किया था और उपविजेता रही थी। ध्रुव ने चौंकते हुए कहा, तुम न केवल तलवारबाजी कर सकते हो बल्कि तुम चैंपियनशिप भी जीत सकते हो। मीरा ने हल्के से मुस्कुराया, मैंने मैराथन भी जीती है। ध्रुव अब और भी हैरान था, उसने अपने होठों को चटकाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, जो सौम्य, शांत, कोमल और कमजोर दिखते हो, ऐसा कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मीरा ने अपनी आंखें घुमाई, ये सिर्फ एक साधारण आउटडोर व्यायाम है। यह मुश्किल नहीं है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी बदल सकते हो। मीरा मुड़ी और चेंजिंग रूम में चली गई। ध्रुव ने अपनी ठुड्डी को छुआ, कड़वी मुस्कान दी और अपने ड्रेसिंग रूम में चला गया। सौभाग्य से लॉकर रूम में कुछ मुफ्त तलवारबाजी की वर्दी थी। ध्रुव ने बेतरतीब ढंग से एक सूट ढूंढ लिया और उसे पहन लिया। उसका साइज उसे फिट नहीं हुआ और वह हास्यास्पद लग रहा था। लॉकर रूम से बाहर निकलने और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मीरा भी बाहर चली गई। थोड़ी तंग तलवारबाजी की वर्दी उसके बेहतरीन फिगर को रेखांकित कर रही थी और ध्रुव ने उसे देखने का आनंद लिया। उसकी आंखें मीरा को घूर रही थीं। मीरा शर्मा गई और उसने अपने बालों को ऊपर उठा लिया। ध्रुव उसके शानदार रूप से विचलित हो गया। उसने ध्रुव को घूरा और गुस्से से कहा, अगर तुमने मेरी तरफ फिर से देखा तो तुम्हारी आंखें चुप जाएंगी। ध्रुव ने अनिच्छा से अपनी नजरें पीछे घुमाई और दुष्टता से मुस्कुराया, मेरी पत्नी को किसने इतना सुंदर बनाया? ध्रुव के पहनावे को देखकर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। कपड़े उस पर ढीले थे, उसे मजाकिया और हास्यास्पद बना दिया। मीरा कुछ देर तक हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। ध्रुव फिर से अचंभित हो गया। महिला की मुस्कान ने उसके दिल को गर्म कर दिया। मीरा तलवार के मैदान में भागी और बोली, चलो। ध्रुव ने डरने का नाटक किया, प्रिय, तुम्हें बाद में नर्म रहना होगा, दर्द होता है। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं नर्म रहूंगी। मीरा ने ये नर्म शब्द बहुत जोर से कहा, इतना जोर से कि ध्रुव का सिर अचानक सुन्न हो गया। तलवारबाजी स्थल पर आओ और अपने सुरक्षात्मक गियर पैक करो। मीरा ने खुद से एक तलवार चुनी और ध्रुव को घूर कर देखा, तुम भी एक चुन लो। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया, तलवारों को एक तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने प्रतियोगिता तलवार नहीं चुनी बल्कि प्रशिक्षण के लिए एक लकड़ी की तलवार चुनी। फिर वह मीरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं बस इस चीज का उपयोग करूंगा ताकि तुम्हें चोट न पहुंचे। मीरा ने ठंडी सांस ली, तुम बहुत चिंता कर रहे हो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, हमेशा नहीं। मीरा ने ध्रुव के अहंकार से बेहद निराश होकर अपना सिर हिलाया और चिल्लाई, तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाद में दर्द हुआ तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हें मेरे साथ अभ्यास पूरा करना होगा। मुझे डर है कि तुम्हें दर्द होगा। ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, तुम सपना देख रहे हो। मीरा ने नाक सिकुड़ी और एक पोज बनाया जिससे उसका आभास और भी बढ़ गया। ध्रुव बेहद आलसी था, अपनी लकड़ी की तलवार पर झुक गया और धीरे से बोला, लाओ। मीरा ने अपने पैर पटके। ध्रुव की नजर में उसके प्रति खुला अनादर और तिरस्कार था। वह चिल्लाई, अपनी तलवार उठाई और हमला करना शुरू कर दिया। ध्रुव की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ये लड़की काफी सक्षम थी, कोई समानांतर आयात नहीं। कई हमलों के बाद ध्रुव आसानी से चकमा दे गया और मीरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये बात समझ में आती है कि जो लोग तलवारबाजी नहीं जानते उनमें इतनी तेज प्रतिक्रियाएं नहीं होती, नहीं वे बचाव कर पाते और चकमा दे पाते। ये वाकई अजीब है कि ध्रुव इतनी आसानी से बच सकता है। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और ध्रुव की छाती पर तलवार तान दी। तलवार चांदी के सांप की तरह थी जो लोगों को चकाचौंध कर रही थी। जब तलवार की नोक ध्रुव की छाती तक पहुंची तो मीरा ने अपनी कलाई हिलाई और तलवार अजीब तरह से घूमी और सीधे ध्रुव के पैर में जा लगी। ध्रुव को तेज दर्द हुआ और उसने सांस ली। हालांकि यह तलवार घाव नहीं करती, लेकिन जब ये शरीर पर वार करती है तो ये काफी दर्दनाक होती है। उसने अपने दांत दिखाए और एक कदम पीछे हटते हुए अपने पैरों को ढांकते हुए कहा, प्रिय, हम इतने दुष्ट नहीं बनना चाहते, है ना? मीरा के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ध्रुव को हारते हुए देखकर वह बहुत खुश हुई। यह एक प्रतियोगिता है, कोई भी तरीका गंदा नहीं माना जाता जब तक कि वह आपको गिरा सके। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मीरा ने कई और हमले किए। इस बार मीरा को ऐसा लगा जैसे खून की एक गोली दी गई हो। हर हरकत सहज और सहज थी और सीधे निशाने पर लगी। ध्रुव चकमा नहीं दे सका और उसे कई बार चाकू मारा गया। उसका शरीर सफेद धब्बों से ढका हुआ था। आखिरकार मीरा में कुछ ताकत है और जब वह पूरी ताकत से खुद को लगाती है तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत होती है। कार्यक्रम स्थल के बाहर कुछ लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और उन्होंने सभी ने ईमानदारी से मीरा की सराहना की। कुछ राउंड के बाद मीरा ने और अधिक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी सांस थोड़ी कम हो गई और उसके चेहरे पर सुगंधित पसीने की कुछ बूंदें बह गईं। लेकिन उसे थकान महसूस नहीं हुई और हर बार अगली हरकतें और भी गंभीर होती गईं। मीरा की तुलना में ध्रुव इस समय एक बदमाश खरगोश की तरह था जो इधर उधर छिप रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर पर कितनी बार चाकू घोंपा गया था और यह सफेद धब्बों से ढका हुआ था। उसने उदास चेहरे से कहा, पत्नी, हम ऐसे बदमाशी नहीं करेंगे, है ना? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? मीरा ने नाक भान से कुड़ी, मैं आज तुम्हें बस धमकाना चाहता हूँ। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे हमेशा धमकाओ? कई और कठोर हमलों के बाद ध्रुव ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया। वह 3 कदम पीछे हट गया और मीरा की ओर अपनी लकड़ी की तलवार तान दी। प्रिय, मुझे कोई कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। तुम मेरे खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर पाओगी। अगर तुम में क्षमता है तो कार्रवाई करो। मुझे ऐसे पुरुष पसंद नहीं है जो केवल बातें करते हैं। तुमने कहा, मैं गंभीर हूँ। ध्रुव ने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी कलाई को झटका, फिर मीरा की ओर अपनी उंगलियां उठाई और दुष्टता से मुस्कुराया, चलो, मुझे आशा है कि तुम बाद में रोगी नहीं। मीरा का चेहरा तिरस्कार से भरा था, भूत बनने का नाटक करो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मीरा फिर से अपनी तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ी, पहले की तरह ही चालाक। ध्रुव बिल्कुल भी नहीं घबराया और अपनी लकड़ी की तलवार से तिरछे वार किए। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कर पाएगा और उसके हाथ की तलवार को मजबूरन दिशा बदलनी पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ध्रुव ने अपनी चाल बदली और लकड़ी की तलवार ने अपनी दिशा बदली और सीधे मीरा को वार किया। मीरा दर्द से कराह उठी, लेकिन ध्रुव नहीं रुका और उसने दूसरी तलवार से उस पर वार किया। मीरा ने अनजाने में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की तलवार बहुत तेज थी और उसने तुरंत उसके पेट में वार किया। वह दर्द से कराह उठी और अपने बैकहैंड से बचाव से आक्रमण पर स्विच करना चाहती थी। हालांकि उसका स्वागत ध्रुव के एक के बाद एक आगे के वार से हुआ। कुछ ही सेकंड में मीरा के सामने कई सफेद धब्बे दिखाई दिए। मीरा चौंक गई, उसने पहले कभी इतनी तेज गति नहीं देखी थी। यहाँ तक कि जब मैंने पहले तलवारबाजी टीम के कुछ पुरुष एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लिया था तब भी मैंने उन्हें इतनी तेजी से प्रदर्शन करते नहीं देखा था।
उसका चेहरा सदमे से भरा था, लेकिन ध्रुव मुस्कुराया। हनी, मैं फिर से यहाँ हूँ, तैयार हो जाओ टिल्डर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव ने सीधे कार्रवाई की। अभी की तुलना में ध्रुव एक अलग व्यक्ति लग रहा था। हर बार जब वह अपनी तलवार खींचता तो वह मानक और तेज होता। मीरा घबरा गई, उसकी हरकतें अव्यवस्थित होने लगी, उसका आसन अनियमित हो गया और वह अजीब तरह से चकमा देने लगी। इस समय ध्रुव ने जो स्तर दिखाया वह लगभग एक पेशेवर खिलाड़ी जैसा था। नहीं, पेशेवर खिलाड़ियों से भी बेहतर। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन ध्रुव रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये खत्म हो गया है। मीरा ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर पर घने सफेद धब्बों को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ध्रुव ने अपना हेलमेट उतार दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हनी, तुम हार गए। मीरा ने अपने होंठ काटे, अपना हेलमेट उतारा और ध्रुव को कड़वाहट से देखा। उसने अपनी तलवार गिरा दी और ध्रुव पर चिल्लाया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। बोलने के बाद मीरा पलटी और गुस्से में कोर्ट से बाहर चली गई। मीरा को लॉकर रूम में भागता देख ध्रुव असहाय महसूस कर रहा था। लगता है मैंने अपने हुनर का दिखावा करके इस लड़की के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए अगली बार मुझे सावधान रहना होगा। वह भी लॉकर रूम में भागा और अपने कपड़े बदले। मीरा के बाहर आने से पहले उसने अपनी जेबें टटोली और चुपचाप सिगरेट जलाने के लिए कुछ लोगों वाली जगह पर चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर चली गई। ध्रुव को यहाँ धूम्रपान करते देख वह ठंडे चेहरे के साथ चली गई। ध्रुव मुस्कुराया और जल्दी से सिगरेट के बट बुझा दिए। मीरा उसके पास आई और ठंडे स्वर में बोली, ध्रुव, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे किस बारे में झूठ बोला? तुम निश्चित रूप से तलवारबाजी करना जानते हो। तुम्हारी तलवारबाजी का हुनर पेशेवर एथलीटों के हुनर के बराबर है। ध्रुव ने कंधे उचकाए, मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे, मैंने अभी अभी सीखा है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक लंबा और सुंदर व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर एक सज्जन की आकर्षक मुस्कान थी और एक गहरी और चुंबकीय आवाज सुनाई दी, मूव ऑन, क्या संयोग है, क्या आप भी कसरत कर रहे हैं? मीरा ने इस आदमी को देखा और थोड़ा चौंक गई। अध्याय 109 मेरा आत्मविश्वास। आगंतुक आदित्य मेहरा था, जिसने टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे जो उसके मजबूत शरीर को दिखा रहा था। पसीने के कारण उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे एक सुंदर आदमी माना जा सकता था। योग कक्ष में कई महिलाएं भी थीं जो आदित्य मेहरा को अपनी आंखों में सितारों की तरह देख रही थीं। आखिरकार आदित्य मेहरा हर पहलू में एक बेहद बेहतरीन व्यक्ति हैं। उनकी एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि है और वे बहुत सक्षम हैं कम उम्र में शेंग ग्रुप का प्रभार संभालना। साथ ही वह सुंदर और आकर्षक है। बेंगलों में अमीर दूसरी पीढ़ी के बाईफूमी के घेरे में आदित्य मेहरा काफी प्रसिद्ध हैं। मीरा ने आदित्य मेहरा को देखा, थोड़ा मुस्कुराई और विनम्रता से कहा, ये श्री शेन निकला, क्या संयोग है? आदित्य मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया, मीरा के परिपूर्ण फिगर को देखा और मंद मंद मुस्कुराया, मूव ऑन, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम और भी सुंदर हो। आदित्य मेहरा ने ध्रुव को एक तरफ देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ध्रुव जैसा यह निम्न वर्ग का व्यक्ति यहाँ क्यों है? उसकी आंखों में अचानक एक बुरी मंशा चमक उठी और वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। अगर ध्रुव की शक्ल सूरत न होती तो उसके और मीरा के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता। जयान परिवार शुरू में उसके बारे में बेहद आशावादी था और उसे बेंगलों में युवा पीढ़ी के बीच एक नेता माना जाता था और दोनों परिवार अच्छी तरह से मेल खाते थे। लेकिन ध्रुव की शक्ल ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे उसे कई बार जयान परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये सोचकर आदित्य मेहरा को गुस्सा आ गया। अपने दिल में गुस्सा दबाते हुए उसने ध्रुव की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया, भाई, ये तुम भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम भी फिटनेस की ट्रेनिंग कर रहे हो? ध्रुव ने अपने होठों को सिकोड़ा, यहाँ बस यही सब है, अभ्यास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य मेहरा का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, ये बेंगलोर का सबसे बड़ा फिटनेस सेंटर है। इसमें सभी खेल उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं और निर्माण मानक विश्वस्तरीय हैं। क्या ये संभव है कि तुम भाई ये को संतुष्ट न कर सको? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, बस ऐसे ही, ये सब घर घर का खेल है। आदित्य मेहरा ने ध्रुव की ओर देखा, उसकी मुस्कान में व्यंग्यात्मक भाव था। भाई, ये मुझे डर है कि तुम अपनी काया के साथ फिटनेस की दहलीज तक नहीं पहुंचे हो, है ना? तुम इतनी बेशर्मी से कैसे कह सकते हो कि यह सब सिर्फ चाले चल रहा है? इसका काया से क्या लेना देना है? बेशक ये मायने रखता है। शरीर का आकार किसी व्यक्ति की ताकत और शक्ति को सबसे अच्छी तरह से दर्शा सकता है। ये कहने के बाद आदित्य मेहरा ने जानबूझकर अपनी भुजाएं मोड़ी, अपनी मोटी बाइसेप्स को उजागर किया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन भाई, ये की काया को देखकर वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो कसरत करता है। भाई, ये तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। जब तुम मेरे स्तर पर पहुंच जाओगे तभी तुम ये कहने के योग्य होगे। ये कहने के बाद आदित्य मेहरा ने अपनी मजबूत छाती की मांसपेशियों को सीधा किया। ध्रुव हंसा और अपना सिर हिलाया, तुम सिर्फ प्रोटीन पाउडर का ढेर हो। इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही शब्द निकले आदित्य मेहरा का चेहरा अचानक काला पड़ गया। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि उसे यह पसंद नहीं आया या नहीं? उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने गुस्से से कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी को ये कहते सुना है कि मैं बेकार हूं या नहीं। जब भाई ये ने ऐसा कहा है तो क्यों न इसे आजमाया जाए? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, यह बहुत उबाऊ और उबाऊ है। मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का डर है। आदित्य मेहरा की आंखों में गुस्सा लगभग जलकर राख हो गया। उसने मीरा की ओर देखा और चेहरे पर निराशा के साथ कहा, मूव ऑन, क्या ये वही मंगेतर है जिसे तुम ढूंढ रही हो? चाले खेलने के अलावा और क्या फायदा है? तुम में दूसरों से अपनी तुलना करने की भी हिम्मत नहीं है। मीरा थोड़ी शर्मिंदा दिखी। आदित्य मेहरा ने नाक से कुड़ी, अपनी आंखें घुमाई और उसके बगल में एक सैंडबैग था। उसने मीरा को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मूव ऑन, मैंने हाल ही में कुछ लड़ाई के गुर सीखे हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो? आदित्य मेहरा के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर मना करना बहुत अपमानजनक होगा। मीरा केवल मुस्कुरा सकी और सिर हिलाया। आदित्य मेहरा के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ बार कोशिश करूंगा। सच कहूं तो मैंने जो चालें सीखी हैं वे सब तुम्हारे लिए हैं। हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त माने जाते हैं। अगर भविष्य में तुम एक दूसरे से मिलते हो, अगर तुम खतरे में हो तो तुम तुरंत मेरे पास आ सकते हो। बोलने के बाद आदित्य मेहरा ने ध्रुव को एक उत्तेजक नजर से देखा और फिर 200 किलोग्राम के सैंडबैग की ओर चल दिया। मूव ऑन, ध्यान से देखो। बोलते हुए आदित्य मेहरा ने कुछ घूंसे मारे। उसका आसन शांत, साफ और सुंदर था। उसकी मुट्ठियां भयंकर थीं और सीटी बजा रही थी। मार खाने के बाद विशाल सैंडबैग हिलने लगा, जो आदित्य मेहरा की क्रूरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। कुछ ही दूर पर कई फिटनेस विशेषज्ञों और योग का अभ्यास करने वाली कई महिलाओं ने इस दृश्य को देखा और वे सभी अपने आश्चर्य के साथ इकट्ठा हो गईं। जब आदित्य मेहरा ने देखा कि इतने सारे लोग उसके चारों ओर हैं और उसे देख रहे हैं, तो उसने और अधिक ताकत हासिल की और जोर से मुक्का मारा। योग के कपड़े पहने कई आकर्षक महिलाओं ने अपने चेहरे पर प्रशंसा और प्रशंसा के साथ कहा, सुंदर आदमी, तुम बहुत बढ़िया हो। इस सैंडबैग का वजन 200 किलोग्राम से अधिक है। अधिकांश लोग इसे मारने के बाद भी हिल नहीं सकते। आदित्य मेहरा और अधिक गर्वित हो गए और चुपके से माने जाते हैं।
अगर भविष्य में तुम एक दूसरे से मिलते हो, अगर तुम खतरे में हो तो तुम तुरंत मेरे पास आ सकते हो। बोलने के बाद आदित्य मेहरा ने ध्रुव को एक उत्तेजक नजर से देखा और फिर 200 किलोग्राम के सैंडबैग की ओर चल दिया। मूव ऑन, ध्यान से देखो। बोलते हुए आदित्य मेहरा ने कुछ घूंसे मारे। उसका आसन शांत, साफ और सुंदर था। उसकी मुट्ठियां भयंकर थीं और हवा सीटी बजा रही थी। मार खाने के बाद विशाल सैंडबैग हिलने लगा, जो आदित्य मेहरा की क्रूरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। कुछ ही दूर पर कई फिटनेस विशेषज्ञों और योग का अभ्यास करने वाली कई महिलाओं ने इस दृश्य को देखा और वे सभी अपने चेहरों पर आश्चर्य के साथ इकट्ठा हो गईं। जब आदित्य मेहरा ने देखा कि इतने सारे लोग उसके चारों ओर हैं और उसे देख रहे हैं, तो उसने और अधिक ताकत हासिल की और जोर से मुक्का मारा। योग के कपड़े पहने कई आकर्षक महिलाओं ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के साथ कहा, सुंदर आदमी, तुम बहुत बढ़िया हो। इस सैंडबैग का वजन 200 किलोग्राम से अधिक है। अधिकांश लोग इसे मारने के बाद भी हिल नहीं सकते। आदित्य मेहरा और अधिक गर्वित हो गए और चुपके से मीरा की ओर देखने लगे। मीरा के चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य था। उसने पहले भी किसी को सैंडबैग पर मारते देखा था, लेकिन इससे सैंडबैग केवल थोड़ा हिलता था। इस समय जब भी आदित्य मेहरा ने मुक्का मारा, सैंडबैग लड़खड़ा गया और गिरने वाला लगा। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आदित्य मेहरा कितने शक्तिशाली हैं। आदित्य मेहरा ने कुछ तीखे और सुंदर मुक्के मारे, साथ ही एक भयंकर साइड किक लगाई और सैंडबैग का एक टुकड़ा वास्तव में टूट गया। हर कोई हैरान था और चिल्लाया, ये बहुत मजबूत है। मीरा थोड़ा भावुक हो गई। आदित्य मेहरा रुका, सांस ली, पसीना पोंछा और मीरा को एक खूबसूरत मुस्कान दिखाई। मूव ऑन, क्या यह अच्छा नहीं है? मैंने अभी अभी जीत कुंडो लड़ाई तकनीक सीखी है। इस तरह की लड़ाई तकनीक को अधिकतम शक्ति तक तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपके पास मजबूत ताकत हो। ज्यादातर लोग इसे नहीं सीख सकते। मीरा ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, श्री शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसे कौशल होंगे। आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी प्रिय महिला से तारीफ सुनकर आदित्य मेहरा बहुत खुश हुआ। उसने ध्रुव की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भाई, ये क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? अगर तुम में क्षमता है तो तुम इसे आजमा सकते हो। ध्रुव के चेहरे पर अभी भी नींद और आल से भरा भाव था और वह झुककर खड़ा था। उत्साही आदित्य मेहरा के बगल में खड़े होकर वह और भी ज्यादा पतित लग रहा था। अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव ने अपनी पलकें घुमाई और आलस से कहा, यह वो भाव है, मैं कोशिश नहीं करना चाहता। आदित्य मेहरा ने व्यंग्य किया, तुम कोशिश नहीं करना चाहते या तुम कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते? पता चला कि भाई ये में इतनी हिम्मत भी नहीं है। मीरा ने ध्रुव की ओर देखा, उसके दिल में निराशा की एक झलक थी। आमतौर पर ध्रुव हमेशा घमंडी दिखता है और किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन अब वह इतना डरपोक क्यों है? वह जानती थी कि ध्रुव निश्चित रूप से आदित्य मेहरा जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं थी, है ना? ध्रुव ने अपनी आंखें घुमाई और मीरा से कहा, हनी चलो। जैसे ही वह मीरा को खींचने वाली थी, पीछे से आदित्य मेहरा की खिल्ली उड़ी। मूव ऑन, देखो, ये तुम्हारा चुना हुआ मंगेतर है। न केवल उसके पास कोई योग्यता नहीं है, बल्कि उसमें न्यूनतम साहस भी नहीं है। यदि भविष्य में तुम खतरे में पड़ोगी तो वह तुम्हें छोड़कर सबसे पहले भाग जाएगा। ये वास्तव में शर्मनाक है। मीरा थोड़ा चौंक गई। उसने अपने होंठ काटे, ध्रुव को गहराई से देखा और बिना कुछ कहे जाने के लिए अपने पैर उठाए। इस समय ध्रुव रुक गया, मुड़ा और सीधे आदित्य मेहरा की ओर देखा। क्या तुम फिर से ऐसा कह सकते हो? मैंने कहा था कि तुम काय हो। तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है। भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे जैसे लोगों की परवाह नहीं करूंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो बस चले जाओ। बात बस इतनी है कि मैंने मूव ऑन के साथ गलत किया है। आदित्य मेहरा के चेहरे पर पछतावा था और उसके बगल में खड़े कई लोग इस पल हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों के एक समूह ने ध्रुव को चंचल और तिरस्कार भरी आंखों से देखा। पता चला कि यह लड़का मीरा का मंगेतर है। वह सच में काय है। तुम सिर्फ काय नहीं हो, वह तो बस मिट्टी का टुकड़ा है। मुझे सच में नहीं पता कि मीरा को उससे प्यार क्यों हो गया। मिस्टर शेन की तुलना में एक आसमान में है और दूसरा जमीन पर। कई दर्शक आदित्य मेहरा की प्रशंसा करने लगे और हंसने लगे तथा ध्रुव का उपहास करने लगे। मीरा ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, ध्रुव चलो। वह ध्रुव को खींचने ही वाला था, लेकिन इस समय ध्रुव ने मीरा को पीछे खींच लिया। मीरा चौंक गई और असमंजस में उसकी ओर देखने लगी। ध्रुव के चेहरे पर अभी भी वही कृतघ्न मुस्कान थी। प्रिय, शुरू में मैं वास्तव में कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन आपके पति के रूप में मैं वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में आपको नहीं छोड़ सकता। मीरा के प्रतिक्रिया करने से पहले ध्रुव ने अपने हाथों को रगड़ा और सीधे सैंडबैग की ओर चला गया। उसने आदित्य मेहरा को मुस्कुराते हुए कहा, इस चीज से लड़ना है न? आदित्य मेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह सही है, लेकिन अपने आकार को देखते हुए बेहतर होगा कि आप अपनी तुलना मुझसे न करें। अगर आप इस सैंडबैग को हिला भी सकते हैं तो आपको कमाल माना जाएगा। ओह सच में? ध्रुव मुस्कुराया, अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने अचानक अपना पैर उठाया और उसे सैंडबैग पर फेंक दिया। धमाका, एक सुस्त धमाका, धमाका। 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाला सैंडबैग तोप के गोले की तरह बाहर निकला और विपरीत दीवार पर जोर से जा लगा। पूरी दीवार हिलती हुई लग रही थी। रेत की बोरी धीरे धीरे जमीन पर गिर गई और दीवार पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। मौत का सन्नाटा छा गया और पूरा जिम अचानक शांत हो गया। हर कोई मुंह खोले इधर उधर देख रहा था। ध्रुव ने अपने हाथ रगड़े, लोगों के समूह पर नजर डाली, अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी और शांति से कहा, प्रतियोगिता करना चाहते हो? आदित्य मेहरा के माथे पर ठंडा पसीना धीरे धीरे सेम की तरह टपक रहा था। उसका पूरा गला किसी चीज से अवरुद्ध लग रहा था और वह गतिहीन खड़ा था। महिलाओं का समूह जो अभी अभी आदित्य मेहरा की पूजा कर रहा था और ध्रुव की निंदा कर रहा था, वह भी हैरान था। उनमें से हर एक को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी, आदित्य मेहरा को तिरस्कार से देखा और सीधे मीरा के पास आ गया। मीरा ने ध्रुव को खाली देखा, उसका दिमाग खाली हो गया। ध्रुव ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया और अपनी बेरहम मुस्कान में लौट आया। प्रिय, चकित मत हो, चलो। मीरा को खींचते हुए जो चकित थी वह बाहर चला गया। जब वह कार के पास पहुंचा तो मीरा अभी भी अचंभित थी। ध्रुव को देखते हुए वह जो कहना चाहती थी वह नहीं कह पाई। इस समय ध्रुव का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसकी मां सुनीता की चिंतित आवाज सुनाई दी। ध्रुव, ये बुरा है, कुछ हुआ है? अध्याय 110। बेबी किस? ध्रुव का दिल धड़क उठा। क्या हुआ मां? धीरे बोलो। दूसरी तरफ से सुनीता ने चिंतित होकर कहा, भोर होते ही इशिता गायब हो गई है। तुम्हारे अंकल सिन्हा और आंटी कामिनी सिन्हा उसे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। उनके मोबाइल फोन भी बंद हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ध्रुव का मुंह फड़क उठा। उसे सिन्हा इशिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। लंच के दौरान उसे सिन्हा इशिता का चेहरा याद आ गया। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, माँ, ये दूसरे लोगों का मामला है, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? इसके अलावा तुमने ये क्यों नहीं देखा कि सिन्हा इशिता ने दोपहर को हमारे परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया? सुनीता ने आह भरी और कहा, ध्रुव, वैसे भी तुम्हारे चाचा सिन्हा और तुम्हारे पिता कई सालों से अच्छे दोस्त हैं।
उस समय इशिता ने तुम्हारे साथ एक बेबी किस किया था। चलो अब उसे खोजने में मदद करते हैं। वह एक बेटी है। बच्चे के बारे में कोई खबर न होना चिंताजनक है। ध्रुव एक पल के लिए चुप रहा और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है माँ, मैं सिन्हा इशिता के बारे में पता लगाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। फोन रखने के बाद ध्रुव ने मीरा की ओर देखा और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हनी, शायद मैं जल्द ही कुछ करूँ। मीरा ने ध्रुव की ओर देखा और शांति से कहा, ये सिन्हा इशिता कौन है। ध्रुव स्तब्ध था और उसका भाव थोड़ा अजीब था। मीरा ने ये सवाल क्यों पूछे। उसने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, चाचा की बेटी को क्या हो गया है। मीरा ने सीधे ध्रुव की ओर देखा, मैंने अभी अपनी मौसी को कहते सुना कि तुमने बेबी किस किया है। ध्रुव का सिर कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। इस लड़की के कान इतने तीखे कैसे हो सकते हैं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन यह महिला मुझसे बहुत घृणा करती है और इस बच्चे का चुंबन मायने नहीं रखता। मीरा कुछ सेकंड के लिए चुप रही और सिर हिलाया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। बस जब ध्रुव बोलना चाहता था, मीरा ने शांति से कहा, ध्रुव, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बीच का नाटक है। तुम्हारा अपना जीवन है और मेरा अपना। हम 1 महीने में अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई ऐसी महिला मिल जाए जो तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। ध्रुव ने धीरे से भौहें सिकोड़ी, मीरा को घूरा और अचानक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मीरा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। मैं कहाँ ज्यादा आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारे दादा को बचाने के लिए तुम्हारे घर आया था और मैंने तुम्हें भी बचाया था। जहां तक तुम्हारे ज्ञान समूह के मामले की बात है, मैंने तुम्हारी मदद भी की थी। अब तुम मुझे लात मारकर भगा देना चाहते हो। मीरा अवाक रह गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह एक पल के लिए चुप हो गई और दांत पीसते हुए बोली, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। तुम आगे बढ़ो, मैं क्या हूँ। ध्रुव की आंखों में देखते हुए मीरा थोड़ी घबरा गई। तुम सच में मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो। हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है और इसके अलावा मैं तुम्हें पहले से पसंद नहीं करता था। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इसलिए हामी भरी क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा था। गाड़ी में माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। ध्रुव एक पल के लिए चुप रहा और फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में आत्महीनता की भावना थी। मैं समझता हूँ, आखिरकार तुम अभी भी मुझे नीची नजर से देखते हो। अगर मैं अमीर और शक्तिशाली होता आप ऐसा नहीं कहेंगे और आपको नहीं लगेगा कि हम उपयुक्त हैं, है ना। बस इतना कहो कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वह अमीर होना चाहिए। क्या शक्तिशाली होना ही काफी नहीं है। ध्रुव, मैं उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो। नहीं तो मैं तुम्हारी सगाई के लिए राजी ही नहीं होती। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम मेरी मजबूरी और मेरी मुश्किलों को नहीं समझते। मीरा ने गुस्से से कहा, बस हो गया, बात करना बंद करो। ध्रुव ने मीरा की बात बीच में ही रोक दी। मीरा की तरफ देखा और एक एक शब्द बोला, मीरा, मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें जीवन भर वैभव और धन से बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें और जियान परिवार को उस स्तर तक ले जा सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम मुझसे सगाई तोड़ने पर अड़ी रही तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। इसके अलावा मैं तुमसे ये सब तुम्हारी स्वीकृति की भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। माफ करना, बस इतना ही। ये कहने के बाद ध्रुव ने दरवाजा खोला और बिना रुके कार से उतर गया और चल दिया। मीरा गाड़ी में बैठी ध्रुव की पीछे हती हुई आकृति को घूर रही थी। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसने अपने हाथ में भालू का तकिया कसकर दबाया और लाल आंखों से कोसते हुए कहा, ध्रुव, तुम कमीने। कमीने। ध्रुव दूर नहीं गया लेकिन सड़क के किनारे रवि वर्मा को फोन करके सिन्हा इशिता के ठिकाने की जांच करने के लिए कहा। बेंगलोर में लोंगजे का खुफिया नेटवर्क बेमिसाल था और उसने जल्दी से फोन किया। लोंग शो, ये सिन्हा इशिता इस समय हॉलिडे पैलेस नामक बार में है। उसके साथ गए कई लोग बेंगलोर के जाने माने स्थानीय अमीर लोग थे। उनमें से कई के मन में बुरे विचार थे और उन्होंने बेंगलोर में कई चीजें की थीं। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। सिन्हा इशिता ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे घूम सकती है। हालांकि उसे सिन्हा इशिता के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी लेकिन आखिरकार उसकी मां ने पूछने के लिए फोन किया। स्वाभाविक रूप से वह इस सिन्हा इशिता को बाहर लाना चाहता था। मुझे पता है, मुझे पता भेजो और मैं आ जाऊंगा। यह अच्छा है। थोड़ी देर बाद पता भेज दिया गया और ध्रुव ने एक टैक्सी ली और हॉलिडे हॉल बार की ओर दौड़ पड़ा। आसमान में अंधेरा छाने लगा है, लालटेन जलने लगी हैं और बेंगलोर शहर में रात होने वाली है। इस समय हॉलिडे हॉल बार के सबसे आलीशान बूथ में फैशनेबल कपड़े पहने युवक और युवतियां शराब पी रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। रोहित मल्होत्रा सोफे पर बैठे थे और सिन्हा इशिता उनके सामने खड़ी थी। सिन्हा इशिता ने अपना सिर नीचे किया, अपने छोटे हाथों को मरोड़ा। रोहित मल्होत्रा को शिकायत भरी नजरों और डर के भाव से देखा। बार का माहौल इतना जीवंत था कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं गया। सिन्हा इशिता ने अपने होंठ काटे, धीरे से रोहित मल्होत्रा का हाथ दबाया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, फेयू, नाराज मत हो। मुझे पता है कि मैं गलत था। रोहित मल्होत्रा ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। क्या हुआ। सिन्हा इशिता ने मुंह बनाया और कहा, मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम यह मेरे और हमारे परिवार के भले के लिए कर रही हो। वह ध्रुव कौन है। क्या वह तुम्हें सिर्फ खाने पर नहीं बुला रहा है। वह तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। एक पैर की उंगली भी नहीं पकड़ सकती। रोहित मल्होत्रा ने नाक से कुड़ी। जाहिर तौर पर यह सुनने के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा था। सिन्हा इशिता को देखते हुए, जिसका चेहरा बार की रोशनी से रोशन था, उसने चुपके से निगल लिया। मैं सिन्हा इशिता को आधे साल से डेट कर रहा हूँ लेकिन सिन्हा इशिता ने मुझे कभी नहीं दिया, तो आज सिन्हा इशिता के साथ क्यों न कर लूँ। ये सोचते हुए रोहित मल्होत्रा खांसने लगा और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, तुम आज के मामले में सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं कह सकती। मैंने अपने पिता को तुम्हारे सिन्हा परिवार के व्यवसाय के बारे में कई बार बताया है। बेहतर होगा कि तुम खाने की मेज पर मुझ पर अंधाधुंध आरोप लगाओ। क्या तुमने मुझे जाने दिया। तुम्हारी नजरों में। सिन्हा इशिता का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह आज रात रोहित मल्होत्रा से माफी मांगने आई थी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह रोहित मल्होत्रा से अलग नहीं होना चाहती थी। इसका एक हिस्सा मेरे अपने व्यवसाय के लिए भी है। अब जब उसकी अपनी कंपनी संकट में है तो केवल रोहित मल्होत्रा की कंपनी ही मदद करने को तैयार है। उसे आज रात रोहित मल्होत्रा को खुश करना चाहिए। ये सोचते हुए सिन्हा इशिता ने जल्दी से एक आकर्षक रूप बनाया। फेयू, मैं गलत थी। मैं कैसे माफी मांग सकता हूं ताकि तुम मुझे माफ कर सको। रोहित मल्होत्रा ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपनी जांघ की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। सिन्हा इशिता का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह वास्तव में थोड़ी रूढ़िवादी लड़की थी। रोहित मल्होत्रा से आधे साल तक बात करने के बाद उसने रोहित मल्होत्रा को केवल चूमने और अपने पैर छूने दिया। उसने कभी अन्य जगहों को नहीं छुआ था। वह वास्तव में रोहित मल्होत्रा की गोद में इतने सारे लोगों के बैठने से शर्मिंदा थी। लेकिन रोहित मल्होत्रा के दुखी भाव को देखकर वह एक पल के लिए झिझकी और बैठ गई। जैसे ही वह उस पर बैठी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि खून बहने लगा। अध्याय 111 सिन्हा इशिता का खतरा। उसने एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और जब वह इस तरह बैठी तो उसकी चिकनी और गोरी जांघें रोहित मल्होत्रा के करीब आ गईं।
उसका शरीर कांप उठा और उसे थोड़ा अप्राकृतिक महसूस हुआ। रोहित मल्होत्रा को अचानक अपने दिल में एक ज्वाला सी दौड़ती हुई महसूस हुई। यह महसूस हुआ, बहुत अच्छा, पास में सुंदर पुरुषों और सुंदरियों के एक समूह की हंसी आई। अरे फेयू, तुम्हारी प्रेमिका समझदार हो गई है आज, और वह आपकी गोद में भी बैठती है, क्या यह अच्छा नहीं है? रोहित मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। इशिता, मेरे लिए वाइन लाओ और मुझे पिलाओ। सिन्हा इशिता इतने सारे लोगों की नजरों में आने पर बहुत शर्मीली थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो रोहित मल्होत्रा ने उसे गले लगा लिया। इतने सारे लोगों को देखते हुए उसके पास वाइन का गिलास उठाकर रोहित मल्होत्रा के मुंह पर थमा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे भी पिलाओ। सिन्हा इशिता ने अपने होंठ काटे, शर्माते हुए और सावधानी से रोहित मल्होत्रा को पीने के लिए पिलाया। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, फिर भी वह आखिरकार रोहित मल्होत्रा को पसंद करती थी। ये बहुत बुरा नहीं लगा, लेकिन रोहित मल्होत्रा ने सिन्हा इशिता को अपनी आंखों में केवल बुरे विचारों के साथ देखा। वह वास्तव में सिन्हा इशिता को पसंद नहीं करता, अधिक से अधिक वह बस सिन्हा इशिता की सुंदरता देखता है। इसके अलावा सिन्हा इशिता का परिवार भी एक कंपनी चलाता है और दोनों व्यवसायों का एक ही मुख्य व्यवसाय है। अगर वे शादी करते हैं तो वे इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। सिन्हा इशिता के लिए वह बस सोना चाहता है। उसके बगल में दोस्तों की हंसी और भी बेलगाम हो गई। सेक्सी हिप हगिंग स्कर्ट और लोकट ड्रेस पहने एक लड़की रोहित मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराई। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी गर्लफ्रेंड का हुनर कैसा है? वह थोड़ी शर्मीली लग रही है। अगर उसका हुनर अच्छा नहीं है तो क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाऊं? उसके बगल में पीले रंग के बालों वाला एक अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी अश्लीलता से हंसा। मिस्टर मल्होत्रा, क्या तुमने बहुत मजा किया है? लड़की, जब तुम्हारा मन भर जाए तो पीछे मुड़कर देखना और कपड़े बदलना। उसके बाद इस अमीर दूसरी पीढ़ी ने उसके बगल में सस्पेंडर स्कर्ट पहनी लड़की के स्तनों को जोर से चौदा। रोहित मल्होत्रा ने अचानक निगल लिया और उसके दिल में एक बुरा विचार आया। वह वास्तव में बदलना चाहता था, लेकिन उसने सिन्हा इशिता के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी। उसने तुरंत गुनगुनाया, ठीक है, ये मजाक करना बंद करो, मैं एक गंभीर व्यक्ति हूँ। तुम बहुत गंभीर हो। तुम भूल गए कि तुमने पिछले साल एक क्रूज शिप पर 3 लोगों के साथ सेक्स किया था। जब उसके मुंह से ये शब्द निकले तो अमीर दूसरी पीढ़ी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से चुप हो गया। सिन्हा इशिता का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे और रोहित मल्होत्रा की तरफ देखा। फेयू, उसने अभी क्या कहा? रोहित मल्होत्रा का चेहरा जम गया और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाया, कुछ नहीं, वह मजाक कर रहा था। अमीर दूसरी पीढ़ी ने जल्दी से बात को सुलझाया और कहा, हाँ हाँ, हम मजाक करने के आदी हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिन्हा इशिता ने अपने होंठ काटे और कई लोगों के चेहरों को देखा। ये देखकर कि वे झूठ बोल रहे थे, उसके हाव भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए। रोहित मल्होत्रा की गोद में बैठे और कुछ न बोलते हुए रोहित मल्होत्रा ने चुपके से राहत की सांस ली। सिन्हा इशिता की शक्ल देखकर उसे चोदने की चाहत और भी प्रबल होती गई। उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक अपने बड़े हाथों से सिन्हा इशिता की बर्फ सी सफेद और चिकनी मांसल टांगों को छुआ। वह उसके कान में झुका और फुसफुसाया, इशिता प्लीज आज रात वापस मत आना और मेरे साथ सोना, ठीक है? मैं आज तुमसे बहुत दुखी हूँ, तुम आकर मुझे सांत्वना क्यों नहीं देती? सिन्हा इशिता की धड़कन अचानक तेज हो गई। बेशक वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। रोहित मल्होत्रा को देखते हुए वह उससे सहमत होना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। फेयू, नहीं, मैं इसे तब तक बचाना चाहती हूँ जब तक हम शादी नहीं कर लेते। रोहित मल्होत्रा अचानक एक फूली हुई रबर की गेंद की तरह दिखने लगा। अप्रत्याशित रूप से सिन्हा इशिता इतनी जिद्दी थी और उसके दिल में अचानक आग लग गई। उसने सिन्हा इशिता को धक्का दिया और गुस्से से कहा, सिन्हा इशिता, ज्यादा दूर मत जाओ। तुमने मुझे बार बार ठुकराया है और तुम मेरे साथ खेल रही हो। क्या तुम खुद को उस बेचारे के पास छोड़ना चाहती हो जिससे तुम्हारा बच्चा है? सिन्हा इशिता को इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वह लगभग जमीन पर गिर गई। उसने रोहित मल्होत्रा को देखा और अचंभित होकर कहा, फेयू, तुमने क्या कहा? रोहित मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बेशर्म, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं आओगी तो मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। मेरे मल्होत्रा परिवार से निवेश भी नहीं चाहिए। सिन्हा इशिता की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आंखों में आंसू भर आए। फेयू, क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो? रोहित मल्होत्रा ने नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा, अकेले ही पी रहा था। सिन्हा इशिता ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, सिर हिलाया और कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। रोहित मल्होत्रा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है इशिता, हम वैसे भी शादी करने जा रहे हैं, इस या उस बात से मत डरो। तुम्हें मेरे नजरिए से सोचना होगा। तुमने कहा कि एक गुड़िया कहीं से प्रकट हो गई। प्रिय, क्या मैं चिंता नहीं कर सकता? मुझे भी डर है कि तुम अपना मन बदल लोगी। सिन्हा इशिता ने सिर हिलाया, अपने होठों को दबाया और कहा, मैं जानती हूँ फेयू, मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं अपना दिल बदल दूंगी तो मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहित मल्होत्रा तुरंत खुश हो गया। उसने सिन्हा इशिता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने आसपास के साथियों को चुपके से आंख मारी। कई अमीर दूसरी पीढ़ियों को अचानक समझ में आ गया और उनकी आंखों में बुरे विचारों की एक झलक फूट पड़ी। रोहित मल्होत्रा ने उनसे पहले ही सहमति जताई थी कि जब तक सिन्हा इशिता को आज रात पकड़ लिया जाता है। इसके साथ खेलने के बाद उसने तुरंत उनसे खेल बदलने के लिए कहा और उनमें से कुछ ने यह भी पता लगा लिया था कि समय आने पर दवा कैसे लेनी है। इस समय सिन्हा इशिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वास्तव में उसे लगा कि रोहित मल्होत्रा उससे प्यार करता है। उसे नहीं पता था कि आज रात उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह नरक था। सिन्हा इशिता ने भी 2 गिलास शराब पी क्योंकि वह खुश थी और उसका चेहरा लाल हो गया। इस समय बार के बाहर ध्रुव ने चेहरे पर अधीरता के भाव के साथ फोन रख दिया। कामिनी सिन्हा को किसी कारण से अभी अभी उसका फोन नंबर मिला। उससे विनती करते हुए कि वह सिन्हा इशिता को ढूंढकर वापस लाए। उसने कहा कि वह रोहित मल्होत्रा का चेहरा अच्छी तरह पहचानता है और उसे डर है कि अगर सिन्हा इशिता फिर से रोहित मल्होत्रा के साथ रही तो कुछ हो जाएगा। ध्रुव ने मन ही मन व्यंग किया। वह कैसे नहीं समझ पाया कि कामिनी सिन्हा क्या सोच रही थी। क्या इसलिए नहीं कि आज वह अमीर हो गया है, इसलिए वह अपनी बेटी का रोहित मल्होत्रा से संपर्क खत्म करके उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन सिन्हा इशिता के बारे में उसके मन में कोई अच्छी धारणा नहीं थी और वह कामिनी सिन्हा के लिए यहाँ नहीं था। उसने यह अपनी मां सुनीता के लिए किया था। मां के कहने पर उसे आना ही पड़ा। बार में कदम रखते ही तेज संगीत कानों में गूंजने लगा और रोशनी रंग बिरंगी और आकर्षक थी। हर जगह लेजर लाइटें चमक रही थीं और पूरा बार शराब, परफ्यूम और पसीने की तीखी गंध से भर गया था। जब उसकी पुतलियां रोशनी के अनुकूल होने के लिए सिकुड़ी तो ध्रुव ने अचानक सबसे बड़े बूथ में मौज मस्ती कर रहे आदमी और औरत को देखा। मैंने नशे में धुत सिन्हा इशिता को भी देखा, जिसका चेहरा छोटा था और जो दूसरों के साथ पासा खेल रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और सीधा चला गया। सिन्हा इशिता ने इस समय अपना सिर उठाया और ध्रुव को देखा और उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। घृणा ने अचानक अपनी जगह ले ली। ध्रुव भौहें सिकुड़ते हुए सिन्हा इशिता को घूरते हुए सीधा चला गया। मेरे साथ वापस आओ। चंचल पुरुष और महिलाओं ने अपने हाथों में पासे नीचे रख दिए और भौहें सिकुड़ते हुए ध्रुव को देखने लगे। भाई, तुम कौन हो? क्या हम तुम्हें जानते हैं?
हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से चले जाओ। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? पीले बालों वाला एक युवक अधीरता से बोला। ध्रुव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और केवल सिन्हा इशिता को देखा। मेरे पीछे आओ अब। सिन्हा इशिता इसे और सहन नहीं कर सकी। वह अचानक खड़ी हो गई और ध्रुव की ओर इशारा किया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों में आक्रोश के साथ गाली दी। तुम जैसे बेचारे को यहाँ आने के लिए किसने कहा? चले जाओ, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। रोहित मल्होत्रा इस समय धीरे से उठे और ध्रुव को ठंडी आंखों से देखा। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? अध्याय 112 ऋतिका शर्मा। ध्रुव ने इन अमीर दूसरी पीढ़ी के दोस्तों को देखा और थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उनके पास बेहतरीन चिकित्सा कौशल है और आप उनके चेहरों से बता सकते हैं कि इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी चीजों को छुआ है जिन्हें उन्हें नहीं छूना चाहिए था। उसके दिल में ठंडक और भी बदतर थी। भले ही उसने कहा कि वह सिन्हा इशिता से नफरत करती है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह रसातल में गिर जाए। आखिरकार यह उसकी बेटी थी। उसने वास्तव में रोहित मल्होत्रा से इतना जानवर होने की उम्मीद नहीं की थी। भूतों के ऐसे चक्र में शामिल होने में सक्षम होना। एक बार तुम इसमें शामिल हो गए तो ये घातक होगा। सिन्हा इशिता अगर इन लोगों के समूह के साथ घूमती है तो देर सबेर मुसीबत में पड़ जाएगी। ये सोचते हुए ध्रुव की आंखें ठंड से फट गईं और उसने रोहित मल्होत्रा से ठंडे स्वर में कहा, तुम जानवर, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के बाद उसने सीधे सिन्हा इशिता की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं फिर से कहता हूँ, मेरे पीछे आओ, तुम यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। सिन्हा इशिता ने सीधे हंसते हुए ध्रुव की ओर आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, अगर मैं यहाँ अच्छे काम नहीं करती तो तुम्हारे साथ जाकर मैं अच्छे काम कैसे कर सकती हूँ? रास्ते से हट जाओ, मजा खराब मत करो। ऐसा कहने के बाद वह रोहित मल्होत्रा की बाहों में सिमट गई। मुंह फुलाते हुए बोली, फेयुक, जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे ये नाम के इस व्यक्ति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। रोहित मल्होत्रा ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई, ध्रुव की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम छोटी चींटी, तुम मुझे दूर जाने के लिए कहने की हिम्मत करते हो और तुम ये देखने के लिए पेशाब भी नहीं करते कि तुम क्या हो। बगल में खड़े कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के असमंजस में बोले, श्री मल्होत्रा, ये व्यक्ति कौन है? आपका रिश्ता क्या है? रोहित मल्होत्रा ने कंधे उचकाए, सीधे सोफे पर बैठ गए, अपनी टांगें क्रॉस की और अपनी पलकें घुमाई। ये लड़का वही है जिसके बारे में इशिता ने कहा था कि जब वह छोटी थी तो उसे चूमने के लिए उसके पास एक बच्चा था। यही है वह लड़का? किसी ने उत्सुकता से पूछा। तो ये लड़का अब क्या कर रहा है? वह साधारण क्यों दिखता है? वह आपसे तुलना नहीं कर सकता। श्री मल्होत्रा, क्या कर रहा है? रोहित मल्होत्रा ने व्यंग्य किया, कुछ नहीं करता, बस खाता है और मर जाता है, और आज उसने मुझसे नौकरी दिलाने की भीख मांगी। संक्षेप में, वह एक असफल व्यक्ति है, उसे अकेला छोड़ दो। लोगों का समूह अचानक हंस पड़ा और सेक्सी कपड़ों में महिला सिगरेट पकड़े ध्रुव के पास चली गई। उसने सिगरेट का एक कश लिया और ध्रुव के चेहरे पर फूंकते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे तुम जा सकते हो, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो, तुम हमारी दुनिया से नहीं हो और मिस्टर मल्होत्रा की औरत तुम्हारे लायक नहीं है। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें सिकुड़ी और चंचलता से मुस्कुराया, तुम्हारा शकल, मैं उत्सुक हूं कि तुम्हारा शकल क्या है। रोहित मल्होत्रा हंसे, चूंकि तुम एक व्यक्ति जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें आज बता दूंगा ताकि तुम इशिता के बारे में सोचना बंद कर सको। ऐसा कहने के बाद उसने अपने बगल में बैठे हुआंग माओ की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बेंगलो के सबसे बड़े बिल्डिंग मटीरियल व्यापारी के मालिक का बेटा है। फिर उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, ये बेंगलो सुपरमार्केट चेन के एक दिग्गज का बेटा है जिसकी कुल संपत्ति कम से कम 2 बिलियन है। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और अपने बगल में बैठे लोगों की ओर देखा। वह जो एक बार का मालिक है, वह बेंगलो में कई बार का मालिक है। उसकी कुल संपत्ति कम से कम 1 बिलियन है। मेरे बगल में एक भाई भी है, स्थानीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का बेटा है, और कुछ लोग हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा परिवार या तो अमीर है या शक्तिशाली। फिर उसने ध्रुव के सामने सेक्सी महिला को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके सामने सुंदर महिला का पिता हमारे बेंगलो कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट परिवार की बेटी है। हम यहाँ सभी स्थानीय सुपर अमीर और अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी हैं, और आप गिनती करें कि यह क्या है। क्या ये सिन्हा इशिता के साथ जुड़ने के योग्य है? बार में लोगों के एक समूह ने स्वाभाविक रूप से रोहित मल्होत्रा की बातें सुनी और हर कोई अपनी आंखों में आश्चर्य और सम्मान के साथ यहाँ देख रहा था। इन युवाओं की पृष्ठभूमि अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ध्रुव को वहाँ अकेला खड़ा देखा, जो एक सक्षम व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था। लोगों के एक समूह ने तुरंत अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये युवक वास्तव में मौत से नहीं डरता। वह इन दूसरी पीढ़ी के लोगों को परेशान करने के लिए आने की हिम्मत करता है। यह अनुमान है कि कोई भी उससे बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह अपंग हो जाए। ध्रुव के सामने आकर्षक और सेक्सी महिला ने ध्रुव को देखा। उसकी आंखें अवमानना और तिरस्कार से भरी थीं और उसके चेहरे पर एक आकर्षक और खारिज करने वाली मुस्कान दिखाई दी। छोटी सी बात, यहाँ से निकल जाओ, ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ध्रुव स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। उसने सिर हिलाया, जैसे कि उसे कुछ समझ हो। ऐसा लगता है कि उन सभी की पृष्ठभूमि है। रोहित मल्होत्रा ने डांटा, ठीक है, तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते? अगर तुम नहीं निकलोगे तो मुझे आज रात तुम्हें नष्ट करने के लिए मजबूर मत करना। सिन्हा इशिता ने डांटा, ध्रुव, तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते? क्या तुम यहाँ खड़े होने के लायक हो? तुम कौन हो और हम कौन हैं? क्या अपमान है? रोहित मल्होत्रा ने अपनी बाहें क्रॉस करके सिर हिलाया, इशिता, इस आदमी की तरह मत बनो। हमारी नजर में वह सिर्फ एक चींटी है। क्या तुम चींटी से नाराज होने के लायक हो? सिन्हा इशिता ने नाक भान से कुड़ी, कोई बुरा मत मानना, मुझे तो वह घिनौना और घिनौना लगता है। ये कहने के बाद वह रोहित मल्होत्रा की बाहों में लेट गई, अपनी आंखें घुमाते हुए और घृणा से ध्रुव को देखती रही। रोहित मल्होत्रा ने ध्रुव की दयनीय नजर को देखा और भी गर्व महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम अभी भी हार नहीं मानते, है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बैकग्राउंड बताऊं? मेरे मल्होत्रा परिवार ने हाल ही में एक बड़े शख्स के साथ रिश्ता बनाया है। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आसपास के कुछ दोस्तों ने रोहित मल्होत्रा को उत्सुकता से देखा। फेयू, कौन है बड़ा शख्स? रोहित मल्होत्रा का अहंकार भारी हो गया और उनका सिर गर्म होने लगा और उन्होंने कहा, ये ऋतिका शर्मा है। ऋतिका शर्मा, मिंगवू हॉल की बॉस। मेरे पिताजी के उनके साथ अच्छे संबंध हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भोजन किया था और यह ऋतिका शर्मा मुझे अपना गॉडसन स्वीकार करना चाहती है। क्या? हॉन्ग, ऋतिका शर्मा, मिंगवू हॉल की वह ऋतिका शर्मा, बॉस हॉन्ग। चारों ओर विस्मय की लहरें थीं, न केवल आसपास के शराब पीने वाले बल्कि इन अमीर दूसरी पीढ़ी के दोस्तों की आंखें भी बदल गईं। हालांकि उनकी भी पृष्ठभूमि है, लेकिन वे होंगली मिंगवूतांग से अतुलनीय हैं। सिन्हा इशिता ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। मल्होत्रा की कंपनी पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन वह वास्तव में मिंगवू हॉल की बॉस ऋतिका शर्मा को जानता था। आपको पता होना चाहिए कि मिंगवूतांग बेंगलो में अग्रणी शक्ति है। मिंगवूतांग उन लोगों से अलग है जो भूमिगत गैंगस्टर हैं। हालांकि भूमिगत में वे गैंगस्टर पागल हैं, वे दिन की रोशनी नहीं देख सकते हैं।
लेकिन मिंगवुतांग सतह पर एक निजी संगठन है और ये लॉन्ग हाई के कुछ सबसे शक्तिशाली ठगों से भरा हुआ है। बेंगलोर में कई कंपनियां मिंगवुतांग से मदद मांगती हैं जब उन्हें ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता। जब कर्ज वसूलने और उधार देने की बात आती है या सामान की भीख मांगने के लिए बिचौलियों की तलाश होती है तो वे मदद के लिए मिंगवुतांग होंगली की ओर रुख करते हैं। बेंगलोर में कई ग्रे अंडरग्राउंड ताकतें हैं, लेकिन सुपर ताकत वाली एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट ताकत मिंगवुतांग है। आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रमुख परिवार भी मिंगवुतांग के पास आएंगे यदि वे कुछ करना चाहते हैं। ये कहा जा सकता है कि मिंगवुतांग के कनेक्शन बेहद अच्छे हैं और वह लॉन्ग हाई की 90% कंपनियों से जुड़ा हुआ है। साथ ही वह कई व्यापारिक परिवारों का मेहमान भी है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मिंगवुतांग की ताकत भयानक है। अगर वह मिंगवुतांग से संपर्क कर सकता है तो वह उड़ान भरेगा। लोगों के एक समूह ने रोहित मल्होत्रा को विस्मय और प्रशंसा से देखा। मल्होत्रा परिवार वास्तव में मिंगवुतांग से जुड़ा था। फिर मुझे डर है कि मुझे भविष्य में पूरी तरह से उड़ान भरनी पड़ेगी। इसके अलावा रितिका शर्मा जैसे लोग वास्तव में रोहित मल्होत्रा को अपना गॉडसन स्वीकार करना चाहते हैं। फिर रोहित मल्होत्रा लगभग बेंगलोर में बगल में चल सकता था। सिन्हा इशिता की धड़कनें तेज हो गईं और उसका चेहरा भी उत्साह से लाल हो गया। उसे अचानक लगा कि रोहित मल्होत्रा को आज रात उसके साथ सोने के लिए राजी करना सही काम था। मूल रूप से वह मल्होत्रा परिवार का सदस्य बनने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थी, लेकिन अब जब उसे पता चला है कि रोहित मल्होत्रा के पीछे रितिका शर्मा है तो उसे रोहित मल्होत्रा के साथ सोना चाहिए। इस तरह मेरा सिन्हा परिवार भविष्य में उड़ान भर सकता है। इस समय ध्रुव के चेहरे पर केवल एक मजाकिया मुस्कान चमकी। सिन्हा इशिता ने इस समय ध्रुव को देखा और तुरंत जोर से चिल्लाई, ध्रुव तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फेयू भी बॉस होंग लिहोन को जानता है, तुम फेयू से कैसे तुलना कर सकते हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी न सोचो। विचार, मैं अपने भद्दे शब्दों को पहले रखता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस समय बेबी किस बकवास थी? ध्रुव ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। रोहित मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा। हाँ, तुम मूर्खों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्या तुम अभी भी जिद्दी हो और नहीं जाओगे? मानो या न मानो, मैंने अपने गॉडफादर से तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी को खोजने के लिए कहा था। ध्रुव ने अपनी आंखें झपकाईं और एक अत्यंत गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि रितिका शर्मा ने तुम्हें अपना गॉडसन मान लिया है? रोहित मल्होत्रा चौंक गया और थोड़ा दोषी महसूस किया। वास्तव में उसके पिता उसे उस दिन रितिका शर्मा के साथ डिनर पर ले गए थे, लेकिन उनके पिता उनमें से सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति थे और उन्हें कोई और साथ लाया था। वह रितिका शर्मा को बिल्कुल नहीं जानते थे। उनके पिता ने उस दिन रितिका शर्मा को सिर्फ एक गिलास वाइन पिलाई और उन्होंने अंदर जाकर रितिका शर्मा को एक गिलास वाइन पिलाई और सम्मानपूर्वक रितिका शर्मा का अभिवादन किया। क्या रितिका शर्मा को याद है कि उन्होंने कुछ और कहा था? वह कैसे कह सकते थे कि वह उन्हें अपना गॉडसन मानेंगे? लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने अपनी महानता का बखान किया। रोहित मल्होत्रा ने हिम्मत दिखाई और कहा, हाँ क्या हुआ? रितिका शर्मा मेरे गॉडफादर हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो या तो अभी बाहर निकल जाओ या घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगो। ध्रुव ने अचानक फोन उठाया और उसे अपने कान पर लगाया और दूसरी तरफ से शांति से कहा, क्या तुमने सुना देसाई होंग? क्या तुम्हारा वाकई ऐसा कोई गॉडसन है? वाह! पूरा बार एक पल के लिए चुप हो गया। अध्याय 113 क्या तुम गॉडफादर हो? सभी ने ध्रुव को आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। अभी अभी उन्होंने ध्रुव को देसाई होंग के सामने खड़े व्यक्ति को पुकारते हुए सुना। क्या ये रितिका शर्मा हो सकती है? रोहित मल्होत्रा इतना भयभीत था कि उसने ध्रुव को इतनी जोर से देखा कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ध्रुव ने फोन पर रितिका शर्मा का जवाब सुना, नहीं मिस्टर, ये मेरा कोई गॉडसन नहीं है। रितिका शर्मा बहुत उलझन में थी। उसे गॉडसन कब मिला और सामने वाला व्यक्ति कौन है? उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह मिस्टर ये को नष्ट करना चाहता है। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं हॉलिडे हॉल बार में हूँ। जब आपके पास समय हो तो आ जाना। हाँ मिस्टर ये, मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा। रितिका शर्मा के माथे पर अचानक ठंडा पसीना बहने लगा। धिक्कार है, किसी अंधे व्यक्ति को मिस्टर ये को अपमानित न करने दें। मिस्टर ये के लहजे में कुछ गड़बड़ है। इधर ध्रुव ने फोन रख दिया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ रोहित मल्होत्रा की तरफ देखा। रोहित मल्होत्रा ने गहरी सांस ली, ध्रुव को आश्चर्य से देखा और कहा, अभी तुम किसे कॉल कर रहे थे? मुझे अपना गॉडफादर दे दो। ध्रुव मुस्कुराया। रोहित मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अगले ही पल उसकी आंखें बेहद अजीब हो गईं। अगले ही पल बार में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। रोहित मल्होत्रा के बगल में बैठे दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनके पेट में दर्द हो रहा था। ध्रुव के चेहरे पर धुएं के छल्ले उड़ाने वाली महिला हंस पड़ी और अपना पेट पकड़कर झुक गई। छोटू, क्या तुमने एक्टिंग की पढ़ाई नहीं की है? तुम नाटक करने में इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? हा हा हा। रोहित मल्होत्रा और सिन्हा इशिता भी हंस पड़े और उन दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। सिन्हा इशिता ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव अगर तुम कहते हो कि तुम में कोई योग्यता नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम शेखी बघारने में इतने अच्छे हो, मैं वाकई तुम्हारी कायल हो गई हूँ। तुम वाकई एक टैलेंट हो। रोहित मल्होत्रा भी कान से कान तक मुस्कुराए। हाँ, तुम पेशाब करके अपनी तस्वीर क्यों नहीं लेते और मुझे अपना गॉडफादर कहते हो? तुम कौन हो? तुम हो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, सिन्हा इशिता को देखा और गंभीरता से कहा, सिन्हा इशिता, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूं, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आने वाली हो? सिन्हा इशिता ने सीधे अपना सिर हिलाया, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मैं आज बहुत बड़ी मूर्ख बन जाऊंगी। ठीक है, तो इसका पछतावा मत करो। ध्रुव ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। सिन्हा इशिता का चेहरा पछतावे से भरा था। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिमागी समस्या है। मेरे पिता तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? अफसोस। रोहित मल्होत्रा मुस्कुराए और बोलने ही वाले थे कि तभी बार का दरवाजा जोर से खुला। लोगों का एक समूह तुरंत अंदर घुस गया और बार अचानक डरावनी चीखों के साथ शोरगुल से भर गया। रोहित मल्होत्रा और सिन्हा इशिता भी अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गए और डर गए। आखिर यह कौन है? ये बहुत बहादुर है, यह मौत की तलाश में है। इस समय काले ट्यूनिक सूट पहने लोगों का एक समूह भागता हुआ आया और अपने आप रास्ता दे दिया। अगले ही पल रितिका शर्मा गली से तेजी से अंदर आई, इधर उधर देखा, ध्रुव को देखा और दौड़ते हुए वहां पहुंची। सिन्हा इशिता ने भौहें सिकुड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है, दिखावा करने में इतना माहिर? फेयू, क्या तुम उसे जानते हो? रोहित मल्होत्रा की ओर देखते हुए वह दंग रह गई। फेयू, तुम्हें क्या हो गया है? रोहित मल्होत्रा किसी समय सोफे पर गिर पड़े, उनका चेहरा पीला और बेजान था। पूरा व्यक्ति अभी भी कांप रहा था, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। सिन्हा इशिता ने असमंजस में पूछा, फेयू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? रोहित मल्होत्रा के होंठ ऊपर नीचे कांप रहे थे और वह रितिका शर्मा की ओर देखते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अगले ही पल रितिका शर्मा ध्रुव के पास दौड़ी और सम्मानपूर्वक झुकी। मिस्टर ये। ध्रुव ने हल्के से कहा, हाँ उठो। हाँ। रितिका शर्मा ने राहत की सांस ली और खड़ी हो गई। सिन्हा इशिता ने भौहें सिकुड़ी और अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ध्रुव, क्या तुम बोरिंग हो? क्या तुम हमारे द्वारा हंसे जाने से डरते हो, इसलिए तुम लोगों को अभिनय के लिए रखते हो?
ये वास्तव में हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे ये साबित हो सकता है कि तुम बेकार नहीं हो? इतना कहने के बाद उसने रोहित मल्होत्रा की ओर देखा और गर्व से कहा, फेयू, ये ध्रुव दिखावा कर रहा है। अपने गॉडफादर को बुलाओ और इन लोगों को सबक सिखाओ, उन्हें दिखाओ कि असली क्या है। ताकत। रोहित मल्होत्रा रोने ही वाला था। उसने सिन्हा इशिता को एक कठोर नजर से देखा और कहा, चुप रहो। सिन्हा इशिता उस समय स्तब्ध रह गई जब उस पर चिल्लाया गया और उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। रोहित मल्होत्रा उदास चेहरे के साथ अपने कमजोर पैरों पर खड़ा हो गया और रितिका शर्मा को एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। होंग। मिस्टर होंग। रितिका शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और रोहित मल्होत्रा को देखा, तुम कौन हो? मेरे पिता मल्होत्रा दागुआंग हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ दिन किया था। रोहित मल्होत्रा इतना डर गया था कि बोलते समय वह कांप उठा। मल्होत्रा दागुआंग। रितिका शर्मा थोड़ा खोया हुआ था, इसलिए उसने अपना सिर थपथपाया और याद किया। दूसरी तरफ मेरा एक छोटा भाई मल्होत्रा दागुआंग नाम के एक आदमी को ड्रिंक्स के लिए साथ लाया था। रोहित मल्होत्रा की ओर देखते हुए उसने गुनगुनाते हुए कहा, ओह, मैं तुम्हें नहीं जानता। रोहित मल्होत्रा का चेहरा उलझन से भरा था और वह लगभग अपनी बुद्धि से डर गया था। उसे ये भी संदेह था कि वह अभी सपना देख रहा था। रितिका शर्मा। ध्रुव को प्रणाम किया। क्या आप अभी भी ध्रुव को मिस्टर ये कह रहे हैं? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय सिन्हा इशिता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फेयू, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह मिस्टर होंग कौन है? तुमने अभी तक अपने गॉडफादर को क्यों नहीं बुलाया? अपने गॉडफादर को बुलाओ और ध्रुव और उसके गिरोह को सबक सिखाओ। अपनी मां को धिक्कार है। रोहित मल्होत्रा अब और सहन नहीं कर सका। सिन्हा इशिता उसके बगल में क्यों बीप करती रही जैसे वह अंधी हो। क्या उसने बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाए? जितना अधिक रोहित मल्होत्रा इसके बारे में सोचते थे उतना ही वह क्रोधित होते जाते थे। उन्होंने सिन्हा इशिता के चेहरे पर थप्पड़ मारा और दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे साफ साफ दिखाओ, यह मिस्टर होंग लेहोंग है, मिंगवू हॉल का बॉस। सिन्हा इशिता को थप्पड़ मारा गया और उसने सदमे और डर से अपना चेहरा ढक लिया। उसने रितिका शर्मा की तरफ देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह स्तब्ध रह गई। दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों का यह समूह भी दंग रह गया। ध्रुव पर धुएं के छल्ले उड़ाने वाली लड़की असंतुलित हो गई और कमजोर पैरों के साथ लगभग जमीन पर गिर पड़ी। पूरा बार शांत था और हर कोई शून्य भाव से देख रहा था। सिन्हा इशिता ने निगल लिया और भयभीत होकर रितिका शर्मा को देखा। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रोहित मल्होत्रा ने अभी क्या कहा। उसने निगल लिया और रितिका शर्मा को कांपते हुए देखा। क्या आप मिस्टर होंग हैं? रितिका शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और सिन्हा इशिता की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इतना छोटा व्यक्ति उससे बात करने के योग्य नहीं था। सिन्हा इशिता का चेहरा लाल और सफेद हो गया और उसने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मजाकिया मुस्कान देखकर उसका दिल जोर से हिल गया, उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ध्रुव, क्या हो रहा है? ध्रुव ने उसे हल्के से देखा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है? सिन्हा इशिता ने निगल लिया और कांपते हुए कहा, तुम मिस्टर होंग को कैसे जान सकती हो? क्या मिस्टर होंग फेयू के गॉडफादर नहीं हैं? ऐसा कहने के बाद उसने रोहित मल्होत्रा की ओर देखा और कांपते हुए कहा, फेयू, क्या तुमने नहीं कहा कि मिस्टर होंग तुम्हारे गॉडफादर हैं? रोहित मल्होत्रा रोने वाले थे और सिन्हा इशिता पर गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, मैं तुम्हारे डैडी को चो दूंगा। क्या तुम चुप हो सकती हो? इस समय रितिका शर्मा ने रोहित मल्होत्रा की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा और मुस्कुराई, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ। अध्याय 114। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? ध्रुव ने शांत भाव से कहा, देसाई होंग, यह आदमी कहता है कि वह आपका गॉडसन है और वह आपके नाम का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे कैसे निपटना है। देसाई जियाओ होंग। बार में हर कोई मौत से डर गया था। मिंगवू हॉल के मालिक को देसाई होंग कहा जाता था। रितिका शर्मा ने रोहित मल्होत्रा की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। वह मेरा गॉडसन? मुझे लगता है कि यह बकवास है अगर उसके पिता मेरे गॉडसन बनना चाहते हैं। वाह, पूरा बार खामोश था। तभी रितिका शर्मा ने ठंडी नाक से कहा, मैंने सुना है कि आप में से कोई एक मुझे बर्बाद करने जा रहा है।